हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट विजीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर एवोल्यूशन का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे आज के सेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चा पार्टी, अपने पिछले सेशन में ओरिजिन ऑफ लाइफ और उससे रिलेटेड थ्योरीज को स्टडी करने के बाद आज का सेशन हम बिगिन करने वाले हैं विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज गोइंग टू बी एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। अब देखो, आपको मैंने बताया था अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे थ्राइव कर रहे थे, दे वर वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे अर्थ की एज बढ़ती गई, उस पे थ्राइव करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कन्वर्ट होते गए इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। तो इसका मतलब अगर हम इसको दूसरी भाषा में बोले तो क्या हुआ है, अर्थ पे एवोल्यूशन अकर किया है। एवोल्यूशन यही होता है ना, कन्वर्जन ऑफ सिंपलर लाइफ फॉर्म्स इनटू कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स, इजंट इट? तो आज के टाइम पर ऐसे कौन से वो एविडेंसेस हैं जो हमें बताते हैं कि एक्चुअली अर्थ पे एवोल्यूशन हुआ है? सो एवोल्यूशन ऑन अर्थ इज एक्चुअली अ रियलिटी एंड नॉट अ मिथ। ये हमें एविडेंट होता है फ्रॉम सर्टेन एविडेंसेस जो डिफरेंट डिसिप्लिन या फील्ड से हमको मिलते हैं। उन सारे के सारे एविडेंसेस को हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वो फील्ड्स है जिनसे हमें एवोल्यूशन के होने का पता चलता है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमें एविडेंसेस मिलते हैं फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं दैट इज फ्रॉम एम्ब्रायोलॉजी, मतलब एम्ब्रायो के डेवलपमेंट की जो स्टडी होती है ना, उसे हम एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। अगर हम देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स के एम्ब्रायो डेवलपमेंटल स्टेजेस को, तो हमें पता चलता है कि कैसे एवोल्यूशन अर्थ पे अकर किया है। दैट मींस ऑल द लाइफ फॉर्म्स दैट वी सी ऑन अर्थ आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड दे हैव एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन अनदर ओनली। क्लियर? देन उसके बाद अनदर जो एविडेंस हमको मिलता है दैट इज फ्रॉम द कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी, जैसे आप जानते हो, एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी होती है। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स। तो जब हम डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो नो एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि मॉर्फोलॉजी या फिर एनाटॉमी इंटरनल फीचर्स को कंपेयर करते हैं, तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज मिलती है जो कि हमें एविडेंस देती है दैट दीज ऑर्गेनिजम्स माइट हैव अराइजन from the similar type of ancestors. Similarly, अगर हम देखते हैं another field जिससे हमें मिलती है the evidence for evolution is the biochemistry। तो biochemicals यानी कि living organisms के अंदर मिलने वाले chemicals के एनालिसिस से भी पता चलता है कि एवोल्यूशन आकर किया है ऑन दी अर्थ। सो आइए एक एक करके इन सारी फील्ड से रिलेटेड जो भी एविडेंसेस हैं उनको हम स्टडी करते हैं। फर्स्टली वील बी बिगिनिंग विद दी पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, राइट? बिगिनिंग विद दी पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। लेट मी टेल यू बच्चों, सबसे पहले तो पैलियोंटोलॉजी क्या होती है? पैलियोंटोलॉजी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इट इज दी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो यहां पर आता है भाई टर्म फॉसिल्स। अब ये फॉसिल्स क्या होते हैं? देखो, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपको फॉसिल्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, बट अगर नहीं भी पता है, देखो जूनियर क्लासेस से पढ़ते आते हो फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स माना जाता है द रिमेन्स और इवन द इंप्रेशंस ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स जो कि अर्थ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो थ्राइव करते थे, और ये आज पाए जाते हैं इन दी रॉक्स, ठीक है। सो फॉसिल, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है, इट इज दी रिमेन्स और दे कुड इवन बी इंप्रेशंस। अगर हार्ड पार्ट के रिमेन्स नहीं है तो उनके इंप्रेशंस भी हो सकते हैं, जिसे देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता होगा, उसकी बॉडी कैसी दिखती होगी, राइट? तो दे कुड बी रिमेन्स ऑफ दी हार्ड पार्ट्स ऑफ दी लाइफ फॉर्म्स, ओके, जो कि जनरली जल्दी पेरिश नहीं होते, जल्दी खराब नहीं होते हैं, तभी तो वो आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद भी मिल जाते हैं, राइट? ओके, सो दे आर फाउंड इन द रॉक्स। फॉसिल जो है वो आपको जनरली रॉक्स के अंदर मिलते हैं, और जनरली जिन रॉक्स के अंदर ये मिलते हैं उन्हें हम बुलाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सो आई एक्सपेक्ट कि आपको सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं ये पता होगा। देखो, सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो कि इरोजन के टाइम पे, सॉइल इरोजन के टाइम पर आने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनके डिपोजिशन से बनते हैं, राइट? तो जो पार्टिकल्स इरोड होके आते हैं ना, उन्हें हम सेडिमेंट्स बुलाते हैं। तो सेडिमेंट्स के इकट्ठा होने पर जो रॉक्स बनते हैं, ठीक है, उसको हम बुलाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इमेजिन करो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई करता है, ओके, उसके जो भी सॉफ्ट पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो तो पेरिश कर जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, बट हार्ड पार्ट्स रह जाएंगे। और उन हार्ड पार्ट्स के ऊपर अगर इरोजन के टाइम पे जो पार्टिकल्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, वो आके डिपॉजिट होते रहेंगे, और इवेंचुअली अगर वो डिपॉजिट होने के बाद रॉक बच जाएंगे, तो वो हार्ड पार्ट्स उन रॉक के अंदर प्रिजर्व रह जाते हैं, और उन्हीं को हम फॉसिल्स बोलते हैं। गॉट दिस क्लियर?
ठीक है। सो जब भी हम अर्थ के डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स का एनालिसिस करते हैं ना बच्चों, तो हमें पता चलता है एक्चुअली जहां पर भी हमें फॉसिल मिलेगा जिस भी सेडिमेंट्री लेयर में, वो हमें अंदाजा देता है कि वो पर्टिकुलर फॉसिल जिस भी एनिमल का है वो किस टाइम पर अर्थ में थ्राइव करता होगा, यानी कि अर्थ की जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें वो कब डोमिनेंट हुआ करता था। ठीक है, जितना डीप लेयर में आपको एक फॉसिल मिलेगा मतलब वो उतना ज्यादा पुराना है, और जितना आपको सबसे टॉप मोस्ट लेयर में आपको अगर कोई भी फॉसिल मिलता है दैट मीन वो सबसे रीसेंट है। अब जब देखा गया ना जनरल एनालिसिस के टाइम पे क्या पता चलता है, जितनी भी डीप लेयर्स यानी कि जो भी ओल्डर रॉक्स में पाए जाने वाले फॉसिल्स होते हैं दे आर वेरी सिंपल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका सिंपलर कॉम्पोजिशन होता था। बट जितने भी रिसेंट ईयर्स में पाए जाने वाले जितने भी न्यूअर रॉक्स हैं या फिर आप कह सकते हो जो सबसे ऊपर वाली लेयर्स में पाए जाने वाले फॉसिल्स हैं वो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स मिले। ओके, और ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर जो सेडिमेंट्री लेयर सबसे नीचे है वो सबसे पहले बनी होगी ना, उसके ऊपर आके और नई लेयर ऐड होती गई हैं विद द एज ऑफ द अर्थ। तो ऐसे में क्या पता चलता है, जैसे जैसे अर्थ की एज बढ़ी है वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिंपलर से कॉम्प्लेक्स होते गए, मतलब अर्थ पे एवोल्यूशन हुआ है ना, यही तो हम एवोल्यूशन कहते हैं। सिंपलर से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इवॉल्व होने की प्रोसेस ही तो एवोल्यूशन है। तो वो तो हमें मिल जाता है बाय एनालाइजिंग कि डीपर लेयर में जो फॉसिल्स हैं वो तो सिंपलर हैं और ऊपर वाले में जितने भी मिल रहे हैं दे आर कॉम्प्लेक्स। तो ये हमें बताता है एवोल्यूशन हैज बीन सीन ऑन द अर्थ। गॉट दिस पॉइंट क्लियरली? इन फैक्ट इन फॉसिल्स की जो स्टडी हम करते हैं ना उससे हम डिफरेंट एनिमल्स की एंसेस्ट्रल पेडिग्री भी बना सकते हैं, जैसा कि बनाया जा भी चुका है फॉर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड एज वेल एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। तो हम यहाँ पर डिफरेंट जो भी एनिमल्स हैं उनकी एंसेस्ट्रल पेडिग्री बना सकते हैं कि कैसे वो डिसेंड किए हैं और आज के मॉडर्न फॉर्म्स में एग्जिबिट कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अब पैलियोंटोलॉजी से मिलने वाला एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जो कि आपको बताता है कि कैसे एवोल्यूशन हुआ है ऑन द अर्थ। तो एग्जाम्पल जो आपके सामने आने वाला है दैट इज ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। ठीक है, नाम है इस ऑर्गेनिज्म का आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, जिसकी फॉसिल्स को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है एंड्रियास वैगनर। वैगनर वाले नहीं, एंड्रियास वैगनर। अब देखो ये जो एंड्रियास वैगनर हैं इन्होंने जिस रॉक से इस फॉसिल को एक्सकेवेट किया है वो जो रॉक्स हैं उनकी एज जाती है बैक टू द जुरासिक पीरियड ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे एक जुरासिक पीरियड आता है जिसपे आपको याद होगा डायनासोर्स वर डोमिनेंट एट द टाइम। आप सभी ने जुरासिक पार्क तो देखी होगी, देखी है ना? तो वो बताता है कि एक्चुअली ये जो हमें देखो यहां पर आपको दिखाया जा रहा है वो फॉसिल जो कि उस रॉक में मिला था, और जो रॉक है वो जुरासिक पीरियड जितना पुराना है। तो दैट मीन्स उस टाइम पर एक्चुअली जिस इस ऑर्गेनिज्म को हमने एक्सकेवेट किया है जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, ये एक्चुअली एक टाइप ऑफ डायनासोर ही था जो कि फ्लाइंग डायनासोर की कैटेगरी में आता है। और डायनासोर जो है बच्चों दे वर एक्चुअली रेप्टाइल लाइक क्रीचर्स, रेप्टाइल्स थे वो। ओके, उनके पास रेप्टाइल लाइक क्रीचर्स थे। बट अगर ये फ्लाइंग डायनासोर था मतलब उसके बाद यहां पर आप क्या देख सकते हो, इसका मतलब उसके पास विंग्स भी होंगे। तो एक्चुअली में ये जो पर्टिकुलर आपको फॉसिल मिलता है आर्कियोप्टेरिक्स का, ये एक मिसिंग लिंक माना जाता है क्योंकि अभी ये क्या है, अभी ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। दैट मीन्स ये रेप्टाइल्स के फीचर तो जनरली शो करता था बिकॉज ये एक डायनासोर था, बट क्योंकि इसके पास फ्लाइंग के लिए विंग्स आ गए थे दैट मीन्स ही एक्चुअली इवॉल्व कर रहा था इनटू द मॉडर्न बर्ड्स। ठीक है, तो एक्चुअली में इसको माना जाता है द कनेक्टिंग लिंक जो कि कनेक्ट करता है बिटवीन द टू ग्रुप्स विच इज द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स। बट सिंस ये आज जिंदा नहीं है, इट इज एक्सटिंक्ट नाउ, इसीलिए इट इज कॉल्ड मिसिंग लिंक, नॉट द कनेक्टिंग लिंक। अगर ये जिंदा होता तो इसको हम कनेक्टिंग लिंक का दर्जा देते, बट सिंस इट इज एक्सटिंक्ट नाउ, मिलता नहीं है, इट इज कॉल्ड द मिसिंग लिंक। अब ये मिसिंग लिंक क्यों है, कैसे वो कौन से डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि इसको कनेक्ट करते हैं बिटवीन द टू ग्रुप्स विच आर दी रेप्टाइल्स एंड दी बर्ड्स। तो आइए देखते हैं इसके रेप्टिलियन कैरेक्टर्स को और इसके बर्ड लाइक एवियन कैरेक्टर्स को। तो यहां पर कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो देखो यहां पर आपके सामने सबसे पहले हैं दी रेप्टिलियन कैरेक्टर्स। अब देखो ये जो पर्टिकुलर आपको फॉसिल देखने को मिल रहा है, अगर आप देखोगे इसकी लिजर्ड लाइक आपको एक टेल मिलती है। देखो ये इसकी एक टेल दिखाई दे रही है, आपको दिख रही है? तो ये जो टेल है ये लिजर्ड लाइक होती है।
ठीक है, दैट मीन्स ये शो करता है कि ये एक रेप्टाइल था। सिमिलरली इसके पास जितनी भी बोन्स मिली, जो भी इसकी हार्ड बोन्स थी ना, जब इनको देखा गया सो दे वर नॉट हॉलो फ्रॉम इनसाइड। ओके, आपको ये चीज पता हो कि जो बर्ड्स होती हैं उनकी बोन्स आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड। व्हाई? वो उनको लाइटर बनाती हैं ताकि वो इजीली फ्लाई कर सके। ऐसी बोन्स को हम न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं बर्ड्स के केस में। बट यहां पर दीज बोन्स वर सॉलिड फ्रॉम इनसाइड, दैट मीन्स दे वर नॉट न्यूमैटिक, तो दे वर नॉन न्यूमैटिक बोन्स। ठीक है, तो यहां पर यह हमें बताता है कि ये फीचर रेप्टिलियन कैरेक्टर था। देन उसके बाद दे हैड वीक स्टर्नम, तो इनकी जो ब्रेस्ट बोन थी इट वाज वीकर। ठीक है, एंड जो कि एक्चुअली रेप्टिलियन फीचर है। एंड देन इनके जॉ में टीथ देखने को मिलते हैं जो कि आपको बर्ड्स में नहीं मिलते हैं, राइट। तो ऑल दीज फीचर्स बताते हैं कि ये जो आपको फॉसिल मिला है इसकी कुछ फीचर्स रेप्टाइल्स के जैसे हैं, बट कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि सिर्फ बर्ड्स जैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी ऊपर, इनकी बॉडी पे आपको फेदर्स मिलते हैं जो कि बर्ड्स के फीचर हैं, तो इट इज एन एवियन कैरेक्टर। सिमिलरली इनके जो जॉज हैं वो मॉडिफाई होके बन गए हैं बीक। तो यहां पर अगर आप देखोगे क्लियरली आपको दिख रहा है ये एक्चुअली इनका जो जॉ वाला पोर्शन था वो एक बीक में कन्वर्ट हो गया था। ओके, सो दिस इज अगेन एन एवियन कैरेक्टर। देन उसके बाद इनके जो फोर लिम्स हैं, आगे वाले जो लिम्स हैं, दे हैव बीन मॉडिफाइड इनटू विंग्स, तो वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए और बॉडी पे फेदर्स हैं, राइट। एंड साथ ही साथ इनके जो हाइंड लिम्स हैं दे आर बिल्ट इन दी नॉर्मल एवियन प्लान, जो कि कैरेक्टरिस्टिक एवियन प्लान होता है ना, उसके हिसाब से इनके जो हाइंड लिम्स हैं वो वैसे बने हुए थे। सो दीज ऑल थिंग्स शो कि ये पर्टिकुलर जो फॉसिल है ये दो ग्रुप्स को, दो एनिमल ग्रुप्स को कनेक्ट करता है। हेंस सिंस ये अभी के लिए एक्सटिंक्ट हो चुका है, सिंस वी सी कि अभी ये हमको नहीं मिलता है, इसीलिए ये मिसिंग लिंक कंसिडर किया जाएगा। बट एक्चुअली में ये कनेक्टिंग लिंक है। सिंस इट इज नॉट अवेलेबल तो ये मिसिंग लिंक कहलाएगा। तो इट इज मोर एप्रोप्रिएट टू कॉल आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका टू बी अ मिसिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स। तो ये जो हमको फॉसिल मिला है ना, कैसे हमको ये दो डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स को कनेक्ट करने में हेल्प किया, और हमें बताता है कि कैसे एवोल्यूशन हुआ है एक्चुअली एवीज का, यानी कि बर्ड्स का, फ्रॉम दी रेप्टाइल्स। ठीक है, तो आई होप दी एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी आपको क्लियरली समझ आए होंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दी सेट ऑफ एविडेंसेस फ्रॉम दी फील्ड ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, यानी कि हम डिस्कस करेंगे सम एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस को। पहला जो एविडेंस आपको मिलता है दैट इज सिमिलैरिटी इन दी अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ऑल एनिमल्स। तो जितने भी एनिमल्स हैं, वेदर इट बी यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर, सभी के सभी अपनी लाइफ बिगिन करते हैं फ्रॉम अ सिंगल सेल विच इज दी जाइगोट, जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग है, राइट। तो फर्टिलाइज्ड एग जिसे हम जाइगोट भी बुलाते हैं, इसी सिंगल सेल से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल अपनी लाइफ बिगिन करता है। देन ये जाइगोट अंडरगो करता है क्लीवेज, यानी कि डिवीजन अंडरगो करता है, और ये मल्टीसेल्युलर स्टेजेस में कन्वर्ट होता है, जिसमें से कुछ प्रोमिनेंट स्टेजेस हैं द मोरेला स्टेज, है ना, हम सभी ने इसको पढ़ा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। मोरेला के बाद आता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद इसकी गैस्ट्रुलेशन अकर करती है, और अर्ली गैस्ट्रुला के बाद जो आपका मेजर लेटर गैस्ट्रुला है जिसमें कि 3 जर्म लेयर्स का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। कौन कौन सी हैं वो 3 जर्म लेयर्स, याद करो। सो 3 लेयर्स, या बेसिकली 3 अगर मैं कहूं तो दे आर गोइंग टू बी जर्म लेयर्स। सो 3 जर्म लेयर्स यहां पर एस्टैब्लिश हो जाती हैं। वन इज द एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म, एंड द इनर मोस्ट इज द एंडोडर्म। ओके, और ये आगे जाके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को फॉर्म करती हैं। सो इस तरीके से सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं इसी टाइप के सेम बेसिक डेवलपमेंट पैटर्न शो करते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे जो मल्टीसेल्युलर एनिमल्स हैं दे हैव कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, ओके। देन जो हमारा नेक्स्ट एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस है दैट इज द रिजेम्बलेंस अमंग दी वर्टिब्रेट एम्ब्रायोस। तो वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रायोस हैं उनकी अर्ली स्टेजेस, देखो यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस दे रखे हैं और डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, अलग अलग वर्टिब्रेट्स की यहाँ पर आपको स्टेजेस दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल फिश की आपको डिफरेंट स्टेजेस दे रखी हैं, दिस इज द अर्लीस्ट, ओके, उसके बाद ये बीच वाली है, दिस इज दी सबसे लेटेस्ट वाली, राइट। तो अब देखो यहाँ पर ये जो अर्लीस्ट आपको एम्ब्रायो डेवलपमेंट की स्टेज देखने को मिलती है ना, चाहे किसी भी आप वर्टिब्रेट के एम्ब्रायो को उठा लो, सिर्फ मैं इस वाले स्टेज की बात कर रहा हूं। इनमें देखिए, इनमें आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। देखो इस थियोरी में अगर आप इसको ऐसे समझोगे, इस पर्टिकुलर एविडेंस को, ये कहता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स के अर्ली एम्ब्रायो हैं, ओके, वो इतने सिमिलर हैं कि आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। कैसे? देखो यहां पर सभी को ध्यान से देखो, सभी के जो हेड हैं वो यहां पर सिमिलर दिख रहे हैं, जिनके पास आपको रूडिमेंट्री आईज और ईयर्स मिल रही हैं। देखो यहां पर सभी के पास रूडिमेंट्री आईज और ईयर्स प्रेजेंट है। तो इन सभी में आपको क्या मिला? सिमिलर हेड, जिसमें आपको रूडिमेंट्री
यानी कि नॉन फंक्शनल आईज एंड ईयर्स मिलते हैं। ठीक है, जितने भी ये आपको ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं ना, जितने भी अगर आप देखोगे ना एम्ब्रायोज, उन सभी में देखो जो भी लिम्ब्स हैं दे आर कमिंग आउट एज लिम्ब बड्स। देखो ये सभी कैसे भी ऐसे लिम्ब बड्स के फॉर्म में आ रहे हैं। देखो यहां पर भी सभी में ना ये चीज कॉमन है। तो दे आर ऑल हैविंग देयर लिम्ब्स टू बी अराइजन फ्रॉम द लिम्ब बड्स। तो यहां पर लिम्ब्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लिम्ब बड्स। और क्या क्या चीजें देखते हैं, देखो यहां पर सभी में ना आपको कुछ चीजें और कॉमन मिलेंगी। पहली चीज तो इन सभी के पास इनिशियल अर्ली डेवलपमेंट में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है रॉड लाइक विच इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। यस, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है बिकॉज वर्टिब्रेट्स आर ऑल कॉर्डेट्स ना, तो इसका मतलब यहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नजर आएगा। बट लेटर ऑन फर्दर जब ये फर्दर डेवलप करेंगे ना इनकी लेटेस्ट स्टेजेस में, तो ये नोटोकॉर्ड इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। ये सभी में कॉमन है, सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रायोस में। ठीक है, ओके। अनदर थिंग जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स। सभी में देखो आपको फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स देखने को मिलती हैं सभी में, तो जो कि एक्चुअली फिशेस में प्रोमिनेंट रहने वाली हैं बट बाकियों में नहीं, बट स्टिल दे आर सीन इन द अर्ली एम्ब्रायोस ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स, चाहे वो एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हो या नहीं रहते हो। सिमिलरली आपको सभी के अंदर ना एम्ब्रायोनिक टेल देखने को मिलेगी। देखो सभी में ये टेल देखने को मिल रही है, इवन आगे तक आपको यहां मिल रही है। बट अगर आप एक अडल्ट ह्यूमन को देखोगे ना, तो जब भी एक बेबी पैदा होता है ह्यूमन बेबी, उसमें वो टेल एब्सेंट होती है, बट उसकी एम्ब्रायोनिक स्टेज में वो टेल अभी भी रहेगी। तो सभी के पास आपको एम्ब्रायोनिक टेल भी मिलती है। सो ये फीचर्स हमें क्या बताते हैं, ये जो कॉमन फीचर्स आपको अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रायो में मिले, वो हमें बताते हैं कि ये सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ कॉमन एंसेस्ट्रल फीचर्स शो करते हैं। दैट ऑल्सो मीन्स कि दे ऑल आर हैविंग कॉमन एंसेस्टर। तो इनकी कॉमन एंसेस्ट्री को ये एविडेंटली प्रूव करता है। ठीक है, ओके। एंड वन मोर जो एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस है दैट कम्स फ्रॉम अ थ्योरी कॉल्ड रिकैपिटुलेशन थ्योरी, जिसे अर्नस्ट हीकल ने प्रपोज किया था। एंड इवन इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम बुलाते हैं द बायोजेनेटिक लॉ। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बायोजेनेटिक लॉ। अब पहली चीज तो ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है, इसका जो मेजर पोस्टुलेट है, इट सेज ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स। रिकैपिटुलेट का मतलब जानते हो ना, रिकैपिटुलेट का मतलब होता है रिपीट्स। ठीक है, रिकैपिटुलेट मतलब होता है समथिंग विच इज रिपीटेड। ओके, सो इट सेज ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। अब ये दो वर्ड्स नए आ गए, वन इज ऑन्टोजेनी एंड द अदर वन इज फाइलोजेनी। ठीक है, देखो ऑन्टोजेनी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंटल हिस्ट्री। ठीक है, तो जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट अंडरगो कर रहा होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन सभी चेंजेस की हिस्ट्री को हम कहते हैं ऑन्टोजेनी। ठीक है, और फाइलोजेनी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मतलब वो एनिमल जिस भी ग्रुप को बिलोंग करता है, उस एंटायर ग्रुप में कैसे एवोल्यूशन आकर किया है, वो कौन कौन से मेजर चेंजेस आपको देखने को मिले हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उसे हम बुलाते हैं फाइलोजेनी। तो इनका ऐसा मानना है जब भी एक ऑर्गेनिज्म अंडरगो करता है डेवलपमेंट, तो वो एक्चुअली रिपीट करता है अपने रेस या अपने ही एनिमल ग्रुप्स की एवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री को या फिर हिस्ट्री को। क्लियर? देखो इस थ्योरी को कैसे समझा जा सकता है, देखो तो हीकल ने क्या बोला है, देखो ये थ्योरी प्रपोज की थी अर्नस्ट हीकल ने। इनका ऐसा मानना था डेवलपमेंटल स्टेजेस रिकैपिटुलेट्स द अडल्ट एवोल्यूशनरी स्टेजेस। देखो इमेजिन करते हैं इस कंडीशन को, ये जो पर्टिकुलर सीन आपको यहां पर एक दिखाया जा रहा है या फिर एक पर्टिकुलर फिगर दिखाया जा रहा है, व्हाट डज इट टेल यू? इमेजिन करते हैं यहां पर एक रेफरेंस लिया जा रहा है टू द फिशेस, जो कि सबसे लीस्ट इवॉल्व्ड हैं व्हेन इट कम्स टू द वर्टिब्रेट्स, है ना, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले फिशेस आती हैं, पाइसेस, फॉलोड बाय एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड देन फिर फाइनली मैमल्स। तो देखो यहां पर ये फिशेस हैं, देन उसके बाद यहां पर एम्फीबियंस हैं और देन फाइनली बर्ड है। तो ऐसा इनका मानना था
जो हायर एनिमल है, यानी कि जो ज्यादा इवॉल्व एनिमल ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस केस में बर्ड सबसे इवॉल्व है, तो बर्ड की जो एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंटल हिस्ट्री है वो एक्चुअली रिजेंबल करती हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लोअर ऑर्गेनिजम्स अडल्ट फॉर्म। मतलब देखो, बर्ड है, बर्ड का जो एक स्टेज है वो उसके हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से सबसे लोएस्ट जो भी सबसे लीस्ट इवॉल्व जो फॉर्म था, दैट इज फिश, फिश की तरह दिखती होगी। तो एक फॉर्म जो है इस पर्टिकुलर बर्ड का वो फिश की तरह दिखता होगा, वाइल जो उसका एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो फॉर्म, वो फ्रॉग, अडल्ट फ्रॉग की तरह दिखता होगा, ठीक है। और फाइनली बर्ड अलग होगी। तो मतलब देखो क्या हुआ, जो एम्ब्रायो फॉर्म है बर्ड का वो अडल्ट फ्रॉग की तरह दिखता होगा, जो एग फॉर्म है बर्ड का वो एक अडल्ट फिश की तरह दिखती होगी। तो इसका मतलब ऐसे समझो कि जब डेवलपमेंट हो रहा है ना बर्ड का, तो एग में, एक जब होगा उसका बर्ड का, तो वो कैसा होगा, एक मछली की तरह, अडल्ट मछली की तरह, ओके। देन उसके बाद जब वो फर्दर डिवाइड करेगा तो वो एक, आप एम्फीबियन या फ्रॉग की तरह कह सकते हो, वो फ्रॉग की तरह दिखता होगा। देन उसके बाद फाइनली वो एक रेप्टाइल की तरह दिखता होगा। देन उसके बाद फाइनली वो जाके बर्ड बना। तो ऐसा इनका मानना था कि जो भी अडल्ट फॉर्म्स दिखाई देते हैं आपको डिफरेंट लोअर ऑर्गेनिजम्स के, वो एक्चुअली किसी भी हायर ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रायोलॉजी, यानी कि जो एम्ब्रायो डेवलपमेंट है ना, उसमें दिखाई देते हैं एज इट इज, ठीक है। तो ऐसी जो थ्योरी थी ये अर्नस्ट हीकल ने प्रपोज की थी, बट इस थ्योरी को यहां पर कैंसिल आउट करने के लिए आए वॉन बेयर, कार्ल वॉन बेयर। इनका क्या कहना था, इन्होंने कहा कि देयर इज नो रिकैपिटुलेशन ऑफ द फाइलोजेनी इन द ऑन्टोजेनी। मतलब इनका ऐसा मानना था कि एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट है ना, यानी कि हायर जो भी एनिमल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हायर, आप कह सकते हो ना हायर फॉर्म्स हैं, वो अपने एम्ब्रायोलॉजिकल स्टेजेस में किसी भी लोअर ऑर्गेनिज्म की अडल्ट स्टेज को रिजेंबल नहीं करते हैं। इनका ऐसा मानना था कि जब भी एम्ब्रायो ग्रो करता है तो वो इंक्रीजिंगली डाइवर्स होता जाता है, ठीक है, वो किसी भी लोअर ऑर्गेनिज्म के अडल्ट स्टेज से रिजेंबल नहीं करेगा। जैसे कि यहां पर देखो, इनका ऐसा मानना था कि अगर ये बर्ड है, ठीक है, तो बर्ड का जो एम्ब्रायो स्टेज है ना, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा इवॉल्व होगी दैन दी फिशेस। फिशेस की अगर एम्ब्रायो स्टेज यहीं तक इवॉल्व थी, तो जो नेक्स्ट एनिमल आएगा इन दी एवोल्यूशन दैट वुड बी अ फ्रॉग, जो कि एम्फीबियन है। तो एम्फीबियन जो है वो कहीं पर भी कोई कॉमन चीज है शो एग्जिबिट नहीं करेगा दैन दी फिशेस, तो इसीलिए वो टोटली अलग होने वाला है। और बर्ड की जो कॉमन हिस्ट्री है वो कतई ही आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी विद दी फ्रॉग। तो इसका मतलब क्या होगा, बर्ड का जो भी डेवलपमेंटल हिस्ट्री होगा ऑफ द एम्ब्रायो वो किसी भी हद तक कॉमन नहीं होगा विद द फ्रॉग। तो इसका मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वॉन बेयर, जैसे जैसे एम्ब्रायो जो है डेवलप करता है हर ऑर्गेनिज्म में, वो सिंपलर से मोर कॉम्प्लेक्स होता जाता है। इट इज जस्ट दैट अर्ली एम्ब्रायो कुछ सिमिलैरिटी शो करते हैं इन देयर अपीयरेंस, बट ऐसा नहीं है कि उनके अडल्ट फॉर्म, हर लोअर ऑर्गेनिज्म का अडल्ट फॉर्म जो है वो किसी हायर ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रायो स्टेज में मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वॉन बेयर ने ही इस रिकैपिटुलेशन थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था। सो दिस इज हाउ द वेरियस एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस हमें प्रूव करते हैं दैट एवोल्यूशन हैज अकर्ड ऑन अर्थ। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द एविडेंसेस फ्रॉम द कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दी मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस को। सबसे पहले टेकिंग अप दी होमोलोगस ऑर्गन्स। देखो, होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो कि हैं कॉमन इन देयर ओरिजिन, दैट मींस उनके पास एक कॉमन ओरिजिन है, दे अराइज फ्रॉम सिमिलर टिश्यूज, राइट। देन उसके बाद इनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है या फिर इनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल प्लान है दैट इज आल्सो सेम, ठीक है। देन उसके बाद इनका एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट भी सिमिलर तरीके से होता है। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनमें ये सारे फीचर्स हो बट दे परफॉर्म डिसिमिलर फंक्शन, मतलब इनके फंक्शंस डिफरेंट हो, ओरिजिन में सेम, स्ट्रक्चरल प्लान में सेम, बट फंक्शंस डिफरेंट परफॉर्म करते हो, ऐसे ऑर्गन्स कहलाते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। एंड इसका जो क्लासिक एग्जांपल हमको मिलता है दैट इज ऑफ द फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर लेने वाले हैं ऑफ द फोर डिफरेंट वर्टिब्रेट्स ओवर हियर। तो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का फोर लिम्ब दिखाया जा रहा है, राइट। देन आपको कैट, बेसिकली यहाँ पर कैट्स में हम इवन बिग कैट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि चीता हो गया या फिर टाइगर, लायन, कुछ भी हो सकते हैं, राइट। सो कैट्स, देन वी हैव व्हेल्स एंड बैट्स, ऑल दीज आर वर्टिब्रेट्स, राइट। इन सभी में जो उनके फोर लिम्स हैं, आगे वाले जो लिम्स हैं ना, वो आपको उनके स्ट्रक्चरल प्लान और ओरिजिन सेम देखने को मिलेगा। जैसे हमारे ह्यूमंस के बारे में अगर हम बात करें, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो एक ऊपर बोन देखने को मिलती है विच इज दी ह्यूमरस। तो यहाँ पर भी देखो ह्यूमरस मिल रही है। ह्यूमरस के बाद वी हैव इज रेडियस, फिर अल्ना है, देन कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड देन फाइनली फेलेंजेस।
ये कुछ सेट ऑफ बोन्स हैं जो कि हमारे फोर लिम्ब को फॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट इन सभी डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में आपको यही बोन्स मिलेंगी इन सेम नंबर, बट ये सभी के सभी बोन्स सिमिलर होने की वजह से इन देयर बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान ऑल्सो दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमंस के केस में हमारे जो फोर लिम्स हैं दैट इज फॉर होल्डिंग एंड ग्रास्पिंग थिंग्स, बट अगर मैं कैट्स की बात करूं या फिर बिग कैट्स की बात करूं दैट इज फॉर रनिंग पर्पस, ठीक है। सिमिलरली वेल्स के केस में इट इज यूज्ड फॉर स्विमिंग पर्पस, एंड यहां पर बैट्स के केस में इट इज फॉर फ्लाइंग पर्पस। तो देखा आपने, इनका सिमिलर फंक्शन था, सॉरी सिमिलर ओरिजिन था, बट फंक्शन डिफरेंट है। तो ऐसा आपने क्या देखा, जिनका ओरिजिन सेम हो, स्ट्रक्चरल प्लान सेम हो, बट फंक्शंस डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हो, ऐसे ऑर्गन्स होमोलोगस होते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल्स आर दी फोर लिम्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वर्टिब्रेट्स में फोर लिम्स ही होमोलॉगी शो करते हो, होमोलॉगी इज आल्सो सीन इन दी हार्ट्स एंड द ब्रेन्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स, मतलब दे हैव सिमिलर ओरिजिन फ्रॉम दी सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी का जो हार्ट और ब्रेन है वो सिमिलर टिश्यू से ओरिजिनेट किया है, बट फंक्शनली वो डिफरेंट रहे हैं, ठीक है। इसीलिए दे कम अंडर दी एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। गॉट दिस पॉइंट क्लियरली? चलिए अनदर जो एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं, ये तो एनिमल्स की बात हो गई, अब हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं फ्रॉम दी प्लांट्स। प्लांट्स के केस में भी आपको होमोलोगस ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूं बोगनविलिया के थॉर्न्स को, जो बोगनविलिया में आपको कांटे मिलते हैं ना, एंड जो कुकुरबिटा जो कि कुकुरबिटेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, जहां पे गॉड्स आते हैं सारे, तो उनमें जो आपको टेंड्रिल्स मिलती हैं, ये ऐसे कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स देखे आपने इस तरीके से, दीज आर दी टेंड्रिल्स, ठीक है। तो यहां पर बोगनविलिया में मिलने वाले ये थॉर्न्स और कुकुरबिट्स में मिलने वाले ये टेंड्रिल्स, एक्चुअली में भले ही दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बट दे आर एक्चुअली सिमिलर इन देयर ओरिजिन। देखो दोनों का ही ओरिजिन देखोगे ना, आपको कहां मिल रहा है, इस वाले केस में देखो, ये जो आपको थॉर्न मिल रहा है ये आपको स्टेम एक्सिस और लीफ के बीच में जो स्पेस बन रही है, जैसे हम क्या बुलाते थे, एक्सिल बुलाते थे, याद है आप सभी को। तो ये एक्सिल में बनने वाले ये जो थॉर्न्स हैं, एक्चुअली में ये क्या होने चाहिए, सोचो। नॉर्मली हमेशा आपको स्टेम की एक्सिस और लीफ के बीच में जो एक्सिस, जो एक्सिल होती है ना, जो स्पेस होती है, उसमें एक एक्सिलरी बड मिलती है। एक्सिलरी बड आगे जाके या तो किसी ब्रांच में कन्वर्ट होती है या फिर किसी फ्लावर में, बट यहां पर ये एक्सिलरी बड ना तो फ्लावर बनी ना ही ब्रांच बनी, बल्कि वो बन गई एक थॉर्न। क्लियर है? एंड फॉर द फंक्शन ऑफ यस प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, ये एक एक्सिलरी बड थी, फंक्शन इसका अब क्या हो गया है, प्रोटेक्शन। यहां देखो, यहां पर भी जो आपको ये टेंड्रिल्स अराइज करते हुए नजर आ रहे हैं ना, इन केस ऑफ दी कुकुरबिट्स, ये भी आपको स्टेम एक्सिस और लीफ के बीच में बनने वाली जो एक्सिल है ना, उससे अराइज करते हुए मिलेंगे। मतलब ये भी एक एक्सिलरी बड ही है, जो कि मॉडिफाई होके इस तरीके से थिन स्लेंडर कॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं, जिन्हें हम टेंड्रिल्स बुलाते हैं। और टेंड्रिल्स किस लिए हेल्प करते हैं किसी भी क्लाइंबर को क्लाइंब करने में, बिकॉज ये एक्चुअली बाउंड हो जाते हैं विद दी सपोर्ट, और इस तरह से वो इस स्टेम को ऑफ दीज क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स उनको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। सो देखा आपने, बोथ ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, जैसे कि थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स की बात की जा रही है, दे आर नथिंग बट दी मॉडिफाइड एक्सिलरी बड्स। बट देखो ओरिजिन तो सेम हुआ है, फ्रॉम सेम स्ट्रक्चर, एक्सिलरी बड से ही दोनों ओरिजिनेट किए हैं, बट फंक्शंस अलग हैं। थॉर्न्स का फंक्शन है प्रोटेक्शन देना, और टेंड्रिल्स का फंक्शन क्या था, सपोर्ट देना। तो देखा आपने, ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट, इसीलिए होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलॉगी क्या बताती है हमें, कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुए हैं। इसीलिए याद रखिएगा, होमोलॉगी जो है वो इंडिकेटर होती है ऑफ द कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है। अब देखो, होमोलोगस ऑर्गन्स ना एक टाइप के एवोल्यूशन को डिफाइन करते हैं, मतलब होमोलोगस ऑर्गन एक टाइप ऑफ एवोल्यूशन कॉज करते हैं, जिसे हम बुलाते हैं दी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब क्या होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, जल्दी से समझते हैं। कम ऑन, नाम ही बता रहा है डाइवर्ज करना, ऐसा एवोल्यूशन जिसमें एक कॉमन चीज ना आके जाके अलग अलग फॉर्म्स में डाइवर्ज होगी, सेपरेट हो गई। तो यहां पर भी देखा आपने, एक कॉमन स्ट्रक्चर, जैसे कि यहां पर ले लो एक्सिलरी बड, ये आगे जाके देखो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस या किसी भी ऑर्गेनिज्म की नीड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई हो जाए,
ओके तो ऐसे में ये जो एवोल्यूशन हुआ है उस स्ट्रक्चर का, दैट इज डाइवर्जेंट। ओरिजिन कॉमन है बट रेडिएट कर गया है अलग अलग फॉर्म्स में इनटू द कॉज बीइंग yes different needs of the organism according to the environmental condition। तो environmental condition अलग होने की वजह से requirement बदली, needs बदली, need के हिसाब से ये common structure जो है वो different diverge forms में convert हो गया। तो ऐसा टाइप का जो evolution है that is nothing but the divergent evolution। I hope this is clear now। So याद रखिएगा homologous organ divergent evolution cause करते हैं। So आपको इनको याद कैसे करना है? Remember this by a simple trick that is HD। HD टीवी तो सभी देखते हैं, YouTube पे वीडियो भी सब लोग HD में देखते हैं। सो HD हाई डेफिनेशन से आप यहाँ पर होमोलॉगी को रिलेट करोगे विथ द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। गॉट दिस क्लियरली? चलिए सो ये तो बात हो गई होमोलोगस ऑर्गन्स की अंडर द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। आइए देखते हैं अनदर सेट ऑफ ऑर्गन्स के बारे में विच इज द एनालोगस ऑर्गन्स। अब ये जो एनालोगस ऑर्गन्स है ना बच्चों, ये टोटली डिफरेंट हैं फ्रॉम द होमोलोगस ऑर्गन्स। हाउ? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो वहां हमने देखा था होमोलोगस ऑर्गन्स में दे हैड कॉमन ओरिजिन बट फंक्शंस डिफरेंट थे। यहां उल्टा है, यहां पर ओरिजिन और जो बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान है वही डिफरेंट है बट फंक्शन वो सिमिलर परफॉर्म करेंगे। ऐसे ऑर्गन जिनका डिफरेंट ओरिजिन हो और फंडामेंटल स्ट्रक्चरल प्लान डिफरेंट हो बट अगर वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं दे आर कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है, तो देखा डिफरेंस कहां आया? यस, एग्जाम्पल के तौर पे बड़ा ही एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड द इंसेक्ट्स। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एनसीईआरटी में दिया है, वील टेक बटरफ्लाई। अब देखो बर्ड्स की बात की जाए, बर्ड्स आप सभी जानते हो दे बिलोंग टू द क्लास एवीज, है ना, जो कि आपको मिलती है अंडर द वर्टिब्रेट्स, राइट। तो ये कॉर्डेट है बट यहां देखोगे एक नॉन कॉर्डेट का एग्जाम्पल लिया जा रहा है ऑफ एन इंसेक्ट। इंसेक्ट बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा को। दोनों के केस में जो उनके विंग्स होते हैं दे परफॉर्म सेम फंक्शन विच इज दे हेल्प इन फ्लाइंग। बट द थिंग इज दोनों के दोनों में ये जो विंग्स डेवलप हुए हैं दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज। जो भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, जैसे यहाँ बटरफ्लाई ली गई है, बटरफ्लाई या इंसेक्ट्स के केस में जो उनके विंग्स होते हैं दे आर दी एक्सटेंशंस ऑफ द काइटिन। तो ये काइटिनस एक्सटेंशंस होते हैं। बट यहाँ पर जो आपको बर्ड्स के केस में जो विंग्स मिलते हैं दे आर एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ देयर फोर लिम्स। फोर लिम्स बदल जाते हैं, उनके ऊपर फेदर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से दे मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू विंग्स। तो दोनों ही दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, पहली चीज तो दो डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप्स है ना, और दोनों ने सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने लगे हैं बाय इवॉल्विंग इनटू सिमिलर ऑर्गन्स। तो ऐसे में क्या हुआ है? Yes, these are examples of the analogous organs. Function same perform कर रहे हैं दोनों structures, but they are having two different origins. Clear? तो यही हो गया examples of analogous organs. तो wings of the birds and butterfly are analogous organs. Next example जो हमें मिलता है that is from plants, and it is the potato and the sweet potato. देखो potato and sweet potato बड़े ही common से examples हैं, आप अक्सर अपने daily life में देखते हो। कभी देखा है, क्या सोचा है कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो में क्या डिफरेंस होता होगा? ऑलरेडी हम इसको मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्लास 11th के, बट लेट मी रिकॉल दैट थिंग फॉर यू। आप सभी ने पोटैटो खाया है, क्या कोई बता सकता है पोटैटो एक्चुअली में है क्या? क्या है वो? प्लांट का कौन सा पार्ट है? इट इज द स्टेम। ये एक मॉडिफाइड शूट है, मॉडिफाइड स्टेम है। बट अगर मैं बात करूं एक स्वीट पोटैटो की, स्वीट पोटैटो एक मॉडिफाइड रूट है। तो देखो दोनों ही दो डिफरेंट अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों ही डिफरेंट टिश्यू से ओरिजिनेट हुए हैं। एक रूट के टिश्यू से ओरिजिनेट किया है, एक स्टेम के टिश्यू से ओरिजिनेट किया है, बट दोनों ही सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज द स्टोरेज ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल। दोनों ही फूड को स्टोर करके रखे हुए हैं, तभी तो इतने मोटे हट्टे कट्टे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये जो आपका पोटैटो है इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम, और जो आपका स्वीट पोटैटो है ये एक मॉडिफाइड रूट है। सो दिस शोज व्हाट? दिस शोज दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कॉमन नहीं है अपने ओरिजिन में। याद रखना, दे आर नॉट कॉमन इन देयर ओरिजिन। इनका बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान भी सेम नहीं है, बट दे आर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन ऑफ द स्टोरेज, हेंस दे आर एनालोगस। ठीक है, ओके। अनदर कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स ले लेते हैं, दैट इज द आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। ठीक है, तो डिफरेंट जो मैमल्स हैं उनकी आईज अगर आप देखो तो यहां पर मैंने एक टाइगर की आई आपको दिखा रखी है और ऑक्टोपस की आई देखो। दोनों की जो आईज है ना वो दो डिफरेंट टिश्यू से ओरिजिनेट की हैं, तो ओरिजिन डिफरेंट हो गया, स्ट्रक्चरल प्लान भी डिफरेंट होगा, बट
दे परफॉर्म सेम फंक्शन, दोनों के दोनों इंश्योर करते हैं विजन्स को, मतलब देखने में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन सेम, ओरिजिन डिफरेंट, एनालोगस ऑर्गन, एनालॉगी शो कर रहे हैं। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल इज ऑफ द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। सो पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स की बात की जाए, देखो पेंगुइन्स दे आर बर्ड्स, पता है ना, ऐसी फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, दे कैन नॉट फ्लाई। इनके पास आपको ना ऐसे ये फ्लिपर्स देखने को मिलते हैं, कैन यू सी। सिमिलरली डॉल्फिन जो कि मैमल्स हैं, है ना, उनमें भी देखो आपको ऐसे फ्लिपर्स देखने को मिलते हैं। क्या सोच सकते हो दोनों में ये फ्लिपर्स क्या काम कर रहे होंगे? ऑब्वियसली हेल्प कर रहे होंगे स्विमिंग में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही दो डिफरेंट डाइवर्ज ग्रुप के आप कह सकते हो एनिमल्स हैं, बट दे आर परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। इससे क्या पता चला, दोनों ही जो एनिमल्स हैं उनमें डेवलप होने वाले ये जो फ्लिपर स्ट्रक्चर्स हैं, इनका ओरिजिनेशन भी डिफरेंट टिश्यू से हुआ होगा, है ना, और बट ये सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए दे आर एग्जांपल्स ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स। तो ऐसे में हमने क्या देखा कि अलग अलग दो डिफरेंट जो भी जितने भी आप कह सकते हो डाइवर्स ग्रुप्स होंगे, अगर उनको हम सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में थ्राइव करने के लिए प्लेस कर देंगे, तो वो कुछ ऐसे अडेप्टेशन अंडरगो करते हैं जिसकी वजह से वो सिमिलर स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर देते हैं, एंड दोज आर द एनालोगस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इस टाइप का जो एवोल्यूशन है जहां पर डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप सिमिलर अडेप्टेशंस को अपने अंदर मॉडिफाई करके अपने अंदर प्लेस कर लेते हैं ताकि वो थ्राइव कर सकें अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, इट लीड्स टू अ टाइप ऑफ एवोल्यूशन कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो याद रखिएगा, एनालोगस ऑर्गन्स या एनालॉगी बेसिकली लीड्स टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और इसको कैसे याद रखोगे, जैसे मैंने DH बताया था, सॉरी HD बताया था फॉर होमोलॉगी एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, यहां पर आप AC याद कर लो। सो एनालॉगी लीड्स टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, है ना, AC सभी लोग चलाते हैं अपने घर पे। अब देखो यहां पर जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है उसको हम कैसे समझेंगे, देखो यहां पर लेट्स सपोज मैंने पेंगुइन ही ले लिया था, ठीक है, और ये आपकी डॉल्फिन हैं या फिर और भी कुछ और ऐसे क्रीचर्स हैं जो कि काफी अलग अलग हैं इन देयर ओरिजिन, सब अलग अलग एनिमल ग्रुप्स हैं, बट इन सभी को अगर मैंने किसी वाटर बॉडी में छोड़ दिया, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, सभी के सभी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को डेवलप करेंगे। लेट्स सपोज सभी ने फ्लिपर्स डेवलप कर लिए टू स्विम, तो ऐसे में क्या हुआ, दे हैव अलग अलग जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, दे हैव डेवलप्ड सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर ऑर्गन्स, तो टू परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन, हेंस दे आर ऑल गोइंग टू बी एनालोगस ऑर्गन्स। और इस तरीके से कॉमन स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होने वाला है टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, इसीलिए इट लीड्स टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो डाइवर्ज ग्रुप एक साथ सिमिलर अडेप्टेशन शो करने वाले हैं टू थ्राइव इन द एनवायरमेंटल कंडीशन, हेंस कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर नाउ। सो एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन लीड करता है, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अनदर सेट ऑफ ऑर्गन जो कि एविडेंट है कि एवोल्यूशन अकर किया है। सो देखिए यहाँ पर वील सी द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो कि अभी प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स के अंदर नॉन फंक्शनल है, रूडिमेंट्री, उनका कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट वो हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल रहे होंगे। तो दे आर नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स विच वर फंक्शनल इन द एंसेस्टर्स। क्लियर, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे आप देखते हो आपका ईयर पिन्ना जो है, तो ईयर पन्ना जो है हमारे केस में वी कैन नॉट मूव इट, इट इज नॉन फंक्शनल फॉर अस, बट आपने देखा है बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं विच कैन मूव देयर ईयर पिन्ना टू रिस्पॉन्ड टू द डिफरेंट साउंड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, बट वी कैन नॉट डू इट, बट दे वर फंक्शनल इन दी अदर ग्रुप्स। अभी भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं एनिमल्स के जहां पर ये फंक्शनल है, इसका मतलब हमारे एंसेस्टर्स में भी हो सकता है ये फंक्शनल रहे हों, तो इट इज कंसिडर्ड वेस्टिजियल बिकॉज इट इज नॉन फंक्शनल एट द मोमेंट। सिमिलरली वी हैव इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो आपको देखने को मिलती है एसोसिएटेड विद द सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट से, ये एक्चुअली सेल्यूलोज डाइजेशन में अपना रोल प्ले करती थी, बट द थिंग इज हम अब हर्बीवोरी नहीं शो करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें सेल्यूलोज डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एज सच हमें यहाँ पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन था ये अपना फंक्शनल या जो फंक्शनैलिटी है उसको लूज कर दिया, एंड इट हैज बिकम नॉन फंक्शनल एंड इट इज टुडे एग्जिस्टिंग एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। क्लियर, देन वी हैव इज द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो देखो आपने अपनी आंखों के किनारे में ना एक छोटी सी मेम्ब्रेन देखी होगी, हैव यू सीन दिस मेम्ब्रेन, इसे हम बुलाते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। अब ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है ना बच्चों, अगर आप देखोगे कभी किसी ऐसे एम्फीबियन को जो कि एक्वाटिक हो या किसी भी आप ऐसे
एनिमल को देखोगे जो कि पानी के अंदर रह के भी शिकार करता है, तो ऐसे में उनकी आंखों को कवर कर लेता है एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो कि उनकी आई को वाटर के कांटेक्ट से बचाती है, एंड दैट इज कॉल्ड निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये जो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन है ना, ये अपने यूजुअली जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स है ना, उनको एक्वाटिक एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स उनकी आंखों को ऐसे कवर कर लेती है, और ये ट्रांसपेरेंट है जिससे पानी जो है उनकी आंखों में उनको इरिटेशन कॉज नहीं करेगा। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ऑल्दो देखो हमारी आंखों में भी ये प्रेजेंट है, बट स्टिल वी कैन नॉट यूज टू कवर इट, अपनी आंखों को हम इसे कवर नहीं कर सकते। दैट मीन्स व्हाट, ये नॉन फंक्शनल है, इट इज नॉन फंक्शनल एट द मोमेंट, दैट मीन्स इट इज वेस्टिजियल। और इसीलिए इट टेल्स अस कि हम भी कहीं पर रेप्टाइल्स और कहीं ना कहीं एम्फीबियन से ही इवॉल्व हुए हैं। सो दीज सेट ऑफ एग्जाम्पल, इनफैक्ट बहुत ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कॉक्सी, जैसे जो हमारी टेल बोन होती है, ओके, वो अक्सर ही हमको पता है वो प्रेजेंट है, बट इट इज नॉन फंक्शनल टू अस, क्योंकि अभी हम टेल तो नहीं शो करते हैं, राइट। सिमिलरली बहुत सारे एनिमल्स में, या आप कह सकते हो ह्यूमंस में ही आपको बहुत सारे ऐसे भी इंडिविजुअल्स मिलते हैं जहां पर बहुत सारे बॉडी हेयर हैं, बट स्टिल इट इज नॉन फंक्शनल। अर्लियर द कंडीशंस वर लाइक दैट कि हमें हेयर की रिक्वायरमेंट थी, बट नाउ इट इज नॉट, इसीलिए वो अब वेस्टिजियल ऑर्गन ही कंसिडर किए जाते हैं ओवर द बॉडी। फाइन। सिमिलरली मेल्स के केस में जो निपल्स का प्रेजेंट होना है, दैट इज ऑल्सो अ वेस्टिजियल ऑर्गन, clear, because it performs no other function. So these were certain examples जो कि आपको vestigial organs के देखने को मिलते हैं। और इसी से related एक बड़ी ही interesting phenomena, let me introduce you to it, and it is called atavism. अब what is atavism? Atavism is basically the reversal of lost characters. तो ऐसे characters जो कि अभी lost हो चुके थे, जो actually हमारे ancestors में present थे, अगर वो वापस से repeat होके एक present day individual में आ जाते हैं, that is called atavism. For example, there are very rare cases of babies being born with a tail. कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ना बहुत रेयर केसेस में टेल के साथ पैदा होते हैं, जो कि शो करते हैं कि actually these tails were present, they were functional in our ancestors, right? Although they are removed थ्रू सर्जरी, बट ये भी डेवलप होती हैं, मतलब ये टेल्स के साथ भी बच्चे पैदा अगर होते हैं, दिस शोज कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि अभी हमारे केस में नॉन फंक्शनल है बट एंसेस्टर्स में फंक्शनल हुआ करता था, वो अगर वापस से रिपीट कर जाए न्यू जनरेशंस में, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एटाविज्म। ठीक है, सो आई होप द एविडेंसेस फ्रॉम द कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now we'll move on to the next set of examples. तो बच्चों, our next set of evidences are from the biochemistry, जिन्हें हम biochemical evidences के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है सबसे पहला एविडेंस, दैट इज द ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप का कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन द मैन एंड द एप्स। तो अगर आप देखोगे ना बच्चों, मैन एंड एप्स में आपको सिमिलर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम मिलता है। मैन के केस में कौन सा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम मिलता है, याद करो, ABO टाइप, याद है आप सभी को। तो ABO ब्लड ग्रुप्स हमें मिलते हैं ह्यूमंस के केस में, कौन कौन से होंगे उसमें देखो, कॉम्बिनेशन में हमें मिलता है AB, B एंड O ब्लड ग्रुप्स। ये सारे 4 ब्लड ग्रुप्स हमें मिलते हैं मैन के केस में, वाइल एप्स के केस में आपको A, AB और B मिलता है, O नहीं मिलता है। बट काफी हद तक सिमिलैरिटी है ना। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैन एंड एप्स आर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, सो दिस शोज आवर कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, ओके। देन जो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है और एविडेंस है फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री वुड बी द प्रेजेंस ऑफ ATP एज द एनर्जी सोर्स। ATP जिसे हम एनर्जी करेंसी भी बुलाते हैं ऑफ ऑल सेल्स। कोई भी सेल उठा लो, चाहे एक प्रोकैरियोटिक सेल उठा लो, चाहे एक छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल उठा लो, एक सिंगल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल उठा लो, या फिर किसी भी लार्ज एनिमल, एलिफेंट जैसे एनिमल का एक सेल उठा लो, सभी में एनर्जी जो है वो ATP के फॉर्म में ही स्पेंड की जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, energy is going to be spent as ATP, that means ATP is the energy currency in all the cell। अगर सभी में एक प्रोकैरियोटिक सेल से लेकर एक यूकैरियोटिक हायर एनिमल के सेल में भी आपको देखने को मिल रहा है, इट मींस हम सभी की कॉमन एंसेस्ट्री है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, दैट इज द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, ये तो आप जानते ही हो। अमोनिया इज गोइंग टू बी द मोस्ट कॉमन वन, क्योंकि अमोनिया बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो टॉक्सिक हो जाएगा ना, तो उसको रिमूव करना होता है। अब एक्वाटिक एनिमल तो अमोनिया को ऐसे के ऐसे रिलीज कर देते हैं, बट टेरेस्ट्रियल एनिमल यूरिया के फॉर्म में करते हैं, राइट। और कुछ टेरेस्ट्रियल और आप कह सकते हो जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स भी हो गई अगर, तो वो ना अमोनिया को ही अलग फॉर्म में, दैट इज यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करती हैं, बट ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ अमोनिया ओनली। इसका मतलब क्या हो, सभी के सभी नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट को रिलीज करते हैं। क्लियर है, विद स्लाइट मॉडिफिकेशंस, दैट शोज हम सभी की कॉमन एंसेस्ट्री रही है। क्लियर है, ओके। अनदर जो सेट ऑफ एग्जांपल हमें मिलता है या एविडेंस मिलता है, दैट इज रिगार्डिंग
दी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऐसे सारे के सारे जो भी प्लांट्स होंगे दे आर गोइंग टू हैव क्लोरोफिल एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सभी में आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के फॉर्म में क्लोरोफिल मिलेगी। ओके, सो क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देन अगर हम बात करें मैन एंड चिंपैंजी के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की, तो मैन और डीएनए मैन और आपका जो चिंपैंजी है उसके हम डीएनए के सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं, आप देखोगे 98.2% जो बेस सीक्वेंसेस हैं दे आर एग्जैक्टली सेम। दिस शोज अस कि जो मैन है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है टू एप्स, वाइल मंकीज के केस में ना आपको सिमिलैरिटीज बहुत कम देखने को मिलती है। इट शोज दैट मैन इज वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द चिंपैंजीज। I hope you got this point very clear. So these are certain evidences which tells us the evolution are, reality and not a myth. So इस तरीके से certain evidences from biochemistry ये हमको बता देते हैं the evidences for evolution. तो बच्चों evolution के existence को justify करने वाले different evidences को study करने के बाद now we'll be moving on to the next topic which is the adaptive radiation. अब समझते हैं adaptive radiation होता क्या है। Imagine करो रेडिएशन वर्ड का मतलब क्या बता रहा है, समथिंग विच इज गोइंग टू बी रेडिएटिंग आउट, मतलब कोई भी चीज एक कॉमन पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में अगर रेडिएट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ रेस, अलग अलग रेस के फॉर्म में डाइवर्ज कर रही है, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट रेडिएशन। ओके, और अडैप्टिव वर्ड का मतलब बता रहा है जब ये रेडिएशन हो रहा है ना, इट इज एक्चुअली अकरिंग टू अडेप्ट वन सेल्फ टू दी एनवायरमेंट। अलग अलग एनवायरमेंट में जाने की वजह से, अपने आप को अडेप्ट करने की वजह से, जब एक कॉमन चीज अलग अलग फॉर्म्स में चेंज हो जा रही है, अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जा रही है, इट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग अडेप्टिव रेडिएशन। तो अगर इसको हम एक कॉमन वे में समझें तो एक ऐसा एवोल्यूशन जो कि एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया से बिगिन कर रहा है बाय सम कॉमन एंसेस्टर। तो मान लेते हैं एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया है जहां पर एक कॉमन एंसेस्टर पाया जाता था, और यहां से इस जोग्राफिकल एरिया से ये कॉमन एंसेस्टर्स के कुछ मेंबर्स अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में रेडिएट कर जाते हैं, और उन अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज की एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करने के लिए अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस शो कर लेते हैं। तो ऐसे में जो नई डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व होंगी फ्रॉम दिस कॉमन एंसेस्टर्स, दे आर नोन टू शो अडेप्टिव रेडिएशन। तो देखते हैं क्या होता है अडेप्टिव रेडिएशन। सो इट इज अ टाइप ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि ऐसी डिफरेंट स्पीशीज का एवोल्यूशन होना स्टार्टिंग फ्रॉम अ single point or a common ancestor, ठीक है, in a given geographical area and finally radiating to the other areas of the geography would be called adaptive radiation. तो अब हम यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेने वाले हैं ऑफ द अडेप्टिव रेडिएशन विच इज द डार्विन्स फिंचेस। तो बच्चों डार्विन्स फिंचेस को एज एग्जाम्पल्स ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन स्टडी करने से पहले लेट अस नो अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट सर चार्ल्स डार्विन, जो कि एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट माने जाते हैं इन दी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बिकॉज इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है एवोल्यूशन की स्टडी में। सो वंस चार्ल्स डार्विन वाज एक्चुअली ऑन अ वॉयज ऑन हिज शिप, और शिप का नाम आपको याद रखना है, द शिप वाज HMS बीगल। तो नाम था इस शिप का HMS बीगल एंड ही वाज ऑन हिज naturalistic voyage to the Galapagos Island। अब Galapagos Island जो है ना बच्चों, it is a group of small islands जो कि actually 22 हैं in number and these islands are present on the west coast of South America। तो South America अगर ये है ना तो उसका west coast पे आपको ये group of 22 small islands देखने को मिलेंगे। तो एक बारी चार्ल्स डार्विन जो थे वो इन Galapagos Island पर पहुंचे on his ship HMS Beagle, okay, and he was there to study about the flora and fauna of these islands। और उन्होंने different फ्लोरा एंड फौना को स्टडी भी किया, जिसमें से उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे ऑन दी फिंचेस जो कि वहां पर पाई जाने वाली स्मॉल ब्लैक कलर की बर्ड्स हुआ करती थी। तो उन्होंने पाया कि इस आइलैंड पे ना उनको फिंचेस की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिली एंड ऑल दीज वैरायटीज वर डिफरिंग इन देयर फीडिंग हैबिट्स, इन देयर साइज एज वेल एज इन देयर बीक। ओके, इन सभी में क्या डिफरेंस आ रहा था देखो। तो उनका ये मानना था कि जितनी भी फिंचेस उनको देखने को मिली इन दीज आइलैंड्स, इन दीज गैलापागोस आइलैंड्स, वो सभी की सभी एक कॉमन एंसेस्टर से अराइव की थी, और ये जो कॉमन एंसेस्टर थे दे वर प्रेजेंट ऑन द मेनलैंड, ठीक है। सो दे वर एक्चुअली सीड ईटिंग। तो इनका मानना था
कि जितनी भी आज फिंचेस देखने को मिल रही हैं ऑन दिस आइलैंड, दे वर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर जो कि सीड ईटिंग हैबिट को शो करते थे। बट अलग अलग आइलैंड पे जाने की वजह से, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस और फूड की अवेलेबिलिटी की वजह से इन सभी फिंचेस ने अपनी बीक को मॉडिफाई कर लिया, इनफैक्ट अपने साइज को भी। कैसे? देखिए, कुछ ऐसी भी आपको फिंचेस देखने को मिलेंगी वन ऑफ दोज गैलापागोस आइलैंड्स में जो कि वेजिटेरियन ट्री फिंच कहलाती हैं। दैट मींस इनके पास ना आपको कुछ पैरेट लाइक बीक देखने को मिलेगी, पैरेट लाइक, और ये एक्चुअली फ्रूट ईटर्स हैं। आप कह सकते हो ये फ्रूट या सीड्स, या फिर आप कह सकते हो इवन दे ईट ऑन द लीव्स आल्सो। तो ये फ्रूट, बर्ड्स एंड लीव को ईट करते हैं, नॉट द सीड, सॉरी। सो सीड नहीं हो सकता बिकॉज सीड ईटर्स आर सेपरेट। ओके, देन उसके बाद वी हैव सम ट्री फिंचेस जो कि स्मॉल एंड लार्ज हैं। अब देखो इनका साइज में डिफरेंस था, एंड दे ऑल वर ईटिंग द इंसेक्ट्स। ये सभी की सभी इंसेक्ट ईट करती थी, और इनके पास भी आपको पैरेट जैसी ही बीक देखने को मिलेंगी। तो दीज वर द ट्री फिंचेस। इनफैक्ट आपको एक वुडपेकर ट्री फिंच भी देखने को मिलती है जो कि बार्क के अंदर छिपे हुए जो भी इंसेक्ट्स होते हैं ना उनको ढूंढने में उनकी ये बीक उनको हेल्प करती थी। ओके, एंड दे यूज्ड टू फीड देम। इवन जो क्लस्टर ऑफ लीव्स होते थे ना उनसे भी ये इंसेक्ट्स को क्या कर लेते थे, आइडेंटिफाई करके और ईट करते थे। देन उसके बाद देयर वर सम वॉबलर लाइक फिंचेस आल्सो। वॉबलर फिंचेस मतलब ऐसी फिंचेस, वॉबल जानते हो ना, टू सिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो ऐसी बर्ड जो कि स्वीटली सिंग करती है ना, उनकी कैसी स्लेंडर सी बीक होती है इस तरीके से, तो इनके पास भी ऐसी स्लेंडर बीक थी, अनलाइक दीज अदर वन जो कि इनकी पैरेट लाइक बीक होती थी। ठीक है, यहां पर ये वॉबलर फिंचेस थी। ओके, एंड देन वी हैव सम कैक्टस फिंचेस आल्सो। कुछ कैक्टस फिंचेस भी मिली जो कि कैक्टस के नेक्टर और जो पल्प होता है ना उसको फीड ऑन करती थी, राइट। देन उसके बाद आपको कुछ ग्राउंड फिंचेस भी मिली जो कि अपने साइज में डिफर कर रही थी। तो यहाँ पर आपको ग्राउंड फिंचेस में लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल साइज ग्राउंड फिंचेस भी मिली ऑन दी डिफरेंट आइलैंड्स। ठीक है, अमंग दीज 22 डिफरेंट गैलापागोस आइलैंड्स। सो इन सभी की हैबिट में क्या था, दे वर ऑल सीड ईटिंग। तो इस तरीके से जितनी भी डिफरेंट टाइप की जो आपको फिंचेस मिली ना, डार्विन फिंचेस, जिनको डार्विन ने एक्चुअली डिस्कवर किया था, दीज ऑल हैव रेडिएटेड आउट फ्रॉम वन कॉमन एंसेस्टर। और सभी के सभी बदले क्यों हैं? ड्यू टू द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन एंड दी फूड अवेलेबल इन दी सराउंडिंग। उसके हिसाब से इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। सो कॉमन एंसेस्ट्री होने की वजह से आप देखोगे दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन जोग्राफिकल एरिया से। इनिशियली अगर ये गैलापागोस आइलैंड जो था मेनलैंड का अगर पार्ट होता ना तो दे वुड हैव हैड कॉमन एंसेस्टर्स, बट जैसे ये सेपरेट हुआ फ्रॉम द मेनलैंड तो क्या हुआ, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस डेवलप हुई ऑन द आइलैंड्स, एंड वहां पर अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से दीज बर्ड्स हैव अडैप्टेड देमसेल्व्स। तो इसका मतलब दे हैव रिजॉर्टेड टू अडैप्टिव रेडिएशन। तो आई होप द एग्जांपल ऑफ डार्विन फिंचेस इज वेरी क्लियर। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर एग्जांपल ऑफ द अडैप्टिव रेडिएशन व्हिच इज द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स क्या होते हैं उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द वर्ड मार्सुपियल्स। ये जो वर्ड मार्सुपियल्स है, it comes from the word marsupium which means a pouch। ठीक है, तो देखो यहां पर हम एक्चुअली बात करने वाले हैं कुछ मैमल्स की। मतलब सारे के सारे मार्सुपियल्स क्या हैं, दे आर मैमल्स। कुछ ऐसे मैमल्स जिनके पास एक एब्डोमिनल पाउच होता है, मतलब एब्डोमेन वाले रीजन में एक पाउच होता है जिसके अंदर वो अपने यंग वंस को कैरी करते हैं और उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें, राइट। बट द आयरनी इज देयर आर सम ऐसे भी मार्सुपियल्स आपको मिलने वाले हैं जिनमें ये पाउच नहीं मिलता है। ओके, सो देयर आर सम मार्सुपियल्स व्हिच डू नॉट हैव दिस पाउच, और इन केसेस में जो यंग वंस होते हैं ना वो अपनी मदर की बॉडी से ही क्लिंग रहते हैं फॉर द नरिशमेंट, वो चिपके रहते हैं अपनी मदर की बॉडी से। ठीक है, ओके। अब ऑस्ट्रेलियन वर्ड क्यों लगाया इनके आगे? देखो एक्चुअली जितने भी मार्सुपियल्स हैं उनकी मैक्सिमम जो स्पीशीज है, मोर देन 200 स्पीशीज आपको वर्ल्ड के केवल एक ही कॉन्टिनेंट में मिलती है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया में आपको सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंटली आपको ये मार्सुपियल्स थ्राइव करते हुए मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, कुछ ऐसी भी रीजन है जैसे नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका के कुछ रीजन हैं वहां पर भी मार्सुपियल्स अवेलेबल हैं, बट मैक्सिमम स्पीशीज यू विल फाइंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो इनफैक्ट अगर आपको नहीं भी पता हो तो लेट मी टेल यू, जब हमारे अर्थ फॉर्म हुआ था ना, सो अर्थ पे केवल एक ही पीस ऑफ लैंड था। ओके, तो पहले ये 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं हुआ करते थे, देयर वाज वन बिग लैंड मास, और उस लैंड मास को नाम दिया गया है पैनगिया, ओके, और द पैंजिया। सो जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग हुई है ना, नीचे कॉन्टिनेंट्स की जो प्लेट्स थी वो सेपरेट हुई जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स बन के ब्रेक होने लगे, और
ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली बना था बाय द सेपरेशन फ्रॉम द एशियन प्लेट। तो एशियन प्लेट से जब ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेट हो रही थी ना, तो कुछ कॉमन एंसेस्टर्स जो कि मार्सुपियल के एंसेस्टर्स माने जाते हैं, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे ही रिस्ट्रिक्टेड रह गए। ओके, तो जब सेपरेशन हुआ तो उस ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे सिर्फ कुछ ऐसे कॉमन एंसेस्टर्स रह गए जो कि आज के प्रेजेंट डे मार्सुपियल के एंसेस्टर्स हैं। ओके, इसीलिए और कोई दूसरा मैमल जो था वो उस ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे नहीं रहा। तो उससे क्या हुआ, जब ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेट हुई तो वहां पर थ्राइव करने वाले जो कॉमन एंसेस्टर्स थे ना आज मॉडर्न डे मार्सुपियल्स के, उनको कोई कंपटीशन नहीं मिला फ्रॉम डिफरेंट अदर एनिमल, इसलिए दे वर एबल टू स्प्रेड थ्रू द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया नाउ। एंड ऑस्ट्रेलिया सिंस ऑल्दो हम जानते हैं कि वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, बट इतना भी छोटा नहीं है कि किसी सिटी के बराबर हो, इतना बड़ा है कि वहां पर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल कंडीशन होंगी, और अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन या फिर रहने की जगहों के हिसाब से इन कॉमन एंसेस्टर्स ने अपने आप को चेंज किया, मॉडिफाई किया, और इस तरीके से दे डेवलप्ड इनटू डिफरेंट डिफरेंट मॉडर्न डे मार्सुपियल्स। तो जितने भी आज मॉडर्न डे मार्सुपियल्स आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं ना, दे हैव ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी कॉमन एंसेस्टर। तो ये कॉमन एंसेस्टर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्सुपियल्स, प्रेजेंट डे मार्सुपियल्स में रेडिएट आउट हुए हैं, इसीलिए दे आर एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। फॉर एग्जांपल, एक कॉमन एंसेस्टर से ही आपको टैस्मेनियन वुल्फ देखने को मिलती है, टाइगर कैट देखने को मिलता है, बैंडेड एंटीटर मिलता है जो कि आज प्रेजेंट डे मार्सुपियल्स हैं, राइट। मार्सुपियल रैट है, कैंगरू जो कि आप सभी जानते हो ऑस्ट्रेलिया में कितने कॉमनली मिलते हैं, राइट। हम लोग ऑस्ट्रेलियंस को कैंगरूज भी बुलाते हैं। देन वी हैव इज वुम्बैट, बैंडिकूट, कोआला, कोआला कितने कॉमन है ऑस्ट्रेलिया में, राइट, यू रिमेंबर आई होप। देन मार्सुपियल मोल इज आल्सो देयर एंड द शुगर ग्लाइडर। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस वहां थी, उस हिसाब से ही वो कॉमन एंसेस्टर्स डेवलप हुए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता हो सबसे जो लार्जेस्ट मार्सुपियल है दैट इज द रेड कैंगरू, राइट। और देखो ये सबसे लार्जेस्ट है, इवन कोआलास का साइज काफी छोटा होता है। देखो कैंगरूज के ना पैर अच्छे रहे, उनके जो लेग्स थे ना दे वर स्ट्रॉन्ग, इसलिए दे रिजॉर्टेड टू द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो वो टेरेस्ट्रियल लैंड पे यानी कि लैंड पे ज्यादातर थ्राइव करने लगे। ओके, वाइल जो कोआलास थे दे वर नॉट हैविंग दैट स्ट्रॉन्ग लिम्स, इसीलिए दे वर थ्राइविंग ओनली ऑन द ट्रीज। तो वो ट्रीज पे आर्बोरियल हैबिटेट पे ही रिस्ट्रिक्टेड रह गए। देन अगर मैं बात करूं शुगर ग्लाइडर्स की, शुगर ग्लाइडर्स में जो उनके लिम्स होते हैं ना, फोर लिम्स और जो हाइंड लिम्स हैं, उनको कनेक्ट करने वाली कुछ मेम्ब्रेन है। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन या आप कह सकते हो स्किन की फोल्ड है ना, जो उनके फोर लिम्स हैं एंड जो हाइंड लिम्स हैं उनको कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से ये पैराशूट की तरह जब ये फ्लाई करते हैं ना तो दे ग्लाइड थ्रू दी हेयर लाइक अ पैराशूट, इसीलिए इनका नाम पड़ा शुगर ग्लाइडर। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स एंड एनवायरनमेंट के हिसाब से दे हैव मॉडिफाइड। तो एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर इतने अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रेजेंट डे मार्सुपियल्स में कन्वर्ट हुआ है। ओके, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन, हेंस अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। अब देखो अडैप्टिव रेडिएशन से डेवलप होने वाली जितने भी आपको वैरायटी देखने को मिले ना ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, अब ये टोटली अलग है फ्रॉम दी प्लेसेंटल मैमल्स, क्योंकि जिस टाइम पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेट हो रही थी प्लेसेंटल मैमल्स जो थे वो डेवलप हो रहे थे, मतलब ऐसे मैमल्स जिनमें प्लेसेंटा अवेलेबल होता है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द बेबी इनसाइड द मदर्स बॉडी ओनली, वो प्लेसेंटल मैमल्स है। बट मार्सुपियल के केस में मैंने बताया था इनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, वो पाउच के अंदर उनको नरिशमेंट मिलता है। तो इसका मतलब दोनों ही ओरिजिनली, अगर हम ओरिजिन की बेसिस पे बात करें, दोनों ही डिफरेंट ग्रुप्स हैं। मार्सुपियल्स में ओरिजिन जो है आप कह सकते हो जो नरिशमेंट है वो बाहर मिलता है, और जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं उनके केस में नरिशमेंट मदर की वूम्ब के अंदर मिलता है थ्रू दी प्लेसेंटा। तो एज सच ये दो डिफरेंट ही ग्रुप्स हुए, बट स्टिल ऐसे बहुत सारे मार्सुपियल्स हैं जो कि प्लेसेंटल मैमल्स के साथ काफी सिमिलैरिटीज शो करते हैं। तो दे शो एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, क्यों? क्योंकि दे वर एक्चुअली एक्सपोज टू सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन। देखो दो डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स, प्लेसेंटल मैमल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, दोनों ओरिजिन में डिफरेंट, बट अगर उनको सेम हैबिटेट में छोड़ दिया जाए तो वो सिमिलर टाइप की हैबिट्स को डेवलप करेंगे, जो कि एग्जाम्पल माना जाएगा किसका, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। दो अलग जगह से एक कॉमन जगह पे आ गए, मतलब एक कॉमन अडैप्टेशन शो कर रहे हैं। सो इट इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जिंग द टू डिफरेंट ग्रुप्स। क्लियर? आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमको एक टेबल दी रखी है ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, दो डिफरेंट ग्रुप्स, बट इनके कुछ कॉमन निश होने की वजह से जो इनके एग्जाम्पल्स हैं दे शो सिमिलर टाइप ऑफ हैबिट्स एंड कंडीशंस, इसीलिए दे आर नोन टू शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव, लेट्स सपोज बरोइंग हैबिट की बात करते हैं, तो प्लेसेंटल मैमल्स में हमको मिलता है नॉर्मल जो मोल होता है हमारा,
जो कि बरो करता है लैंड को। सिमिलरली ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो कि ओरिजिनली ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम डिफरेंट अदर टिश्यू, राइट, डिफरेंट एनिमल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, बट स्टिल यू विल सी वहां पर भी जो मार्सुपियल मोल आपको मिलेगा, सिंस उनको भी सेम एनवायरमेंटल कंडीशन में प्लेस किया गया है, वो भी बरोइंग हैबिट शो करते हैं। तो यहां पर दोनों ही एनिमल्स का डिफरेंट ओरिजिन हुआ है, एक को नरिशमेंट प्लेसेंटा से मिला है, एक को नरिशमेंट पाउच में मिला है, बट दे आर शोइंग सिमिलर हैबिटेट्स। एग्जाम्पल वुड बी ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अनदर जो आपको कंडीशन मिलेगी दैट इज ऑफ एंटीटर। एंटीटर देखो यहाँ पर, एंटीटर में आपको यहाँ पर प्लेसेंटल मैमल में जो एंटीटर मिलता है और जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल मिलता है दैट इज ऑफ नम्बैट, इट इज ऑल्सो एन एंटीटर। तो यहाँ पर भी आप देखोगे दे शो सिमिलर हैबिट्स। सिमिलरली माउस की बात करूं तो प्लेसेंटल मैमल में आपको कॉमन माउस जो मिलता है इट इज सिमिलर टू द मार्सुपियल माउस। अनदर वन इज क्लाइंबर। क्लाइंबिंग हैबिट शो करने वाले जो आपको प्लेसेंटल मैमल मिलेंगे दैट इज ऑफ लीमर, और वो बहुत कॉमन होते हैं, बहुत सिमिलर होते हैं टू द स्पॉटेड कस्कस। अब देखो कई बार एग्जाम में ना कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पहचानने होते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल को, एंड आई विल टेल यू द इजीएस्ट ट्रिक टू डू दैट। नाम तो मुझे पता है किसी को याद नहीं होने वाले, अगर हो भी जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एक सिंपल ट्रिक से भी याद रख सकते हो। जितने भी प्लेसेंटल मैमल्स के नाम है ना, दे हैव ओनली सिंगल वर्ड। देखो सब में सिंगल वर्ड है एक्सेप्ट आगे आने वाला एक एग्जाम्पल जो कि मिलेगा फ्लाइंग स्क्विरल का। वाइल जितने भी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं उनमें आपको हमेशा मिनिमम 2 वर्ड्स मिलेंगे इन इट्स नेम, ठीक है। जैसे यहां देखो मार्सुपियल मोल। अब एक्सेप्शन यहां पर है नम्बैट का। नम्बैट इज द ओनली ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जिसमें आपके पास सिंगल नेम है, ठीक है। तो वो अकेला ऐसा है, बाकी सबके पास 2-2 नाम है, ठीक है। ओके, जैसे मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कस्कस, सब में देखो 2-2 वर्ड्स प्रेजेंट है नामों में, तो ऐसे में आप पहचान सकते हो। तो 2 नाम वाले अगर हैं या 2 से ज्यादा वाले हैं तो दे आर ऑल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, और सिंगल नाम वाले हैं एक्सेप्ट जो हम आगे पढ़ेंगे फ्लाइंग स्क्विरल, वो प्लेसेंटल मैमल्स के एग्जांपल होंगे। ऐसे पहचान सकते हो इजीली, ठीक है। आइए देखते हैं बाकी के एग्जांपल्स को भी। तो हमने क्लाइंबर हैबिटेट तो देख ही लिया था, ग्लाइडर्स की बात करते हैं। ग्लाइडर्स में देखो यहां पर आ गया फ्लाइंग स्क्विरल जो कि एक्सेप्शनल केस बताया मैंने, अकेला ऐसा प्लेसेंटल मैमल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एग्जांपल जिनके पास 2 वर्ड्स हैं इन द नेम, ठीक है। वाइल यहां पर आपको फ्लाइंग फैलेंजर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं इन देयर ओरिजिन बट दे हैव सिमिलर हैबिट्स, ठीक है। नाउ वी हैव इज द कैट। तो प्लेसेंटल मैमल का एग्जांपल है बॉब कैट, एंड जो जिससे वो बहुत कॉमन है, कॉमनली अपनी हैबिट्स शो करता है फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल दैट इज द टैस्मेनियन टाइगर कैट। देन लास्ट वी हैव इज द वुल्फ। तो वुल्फ में हमको नॉर्मल जो प्लेसेंटल मैमल वुल्फ मिलती है वो काफी हद तक सिमिलर होती है टू दी टैस्मेनियन वुल्फ जो कि आज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो दीज वर ऑल द एग्जांपल्स जो कि हमें शो करते हैं दी अडैप्टिव रेडिएशन ऑफ दी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, एंड साथ ही साथ हमें बताता है कि कैसे जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं वो प्लेसेंटल मैमल से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी शो करते हैं। So I hope the topic of adaptive radiation is very clear to all of you. चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर which are the theories of evolution. तो बेसिकली एवोल्यूशन कैसे आकर किया है, कैसे सिंपलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हुए हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए सर्टेन थियोरीज प्रपोज की गई जो कि आपके सामने यहाँ पर हैं। तो एक एक करके हम सारी थियोरीज देखने वाले हैं इन डिटेल वन आफ्टर दी अनदर। पहले तो हम यहाँ पर उनके नाम देख लेते हैं। पहली थ्योरी है हमारी द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जिसे हम कॉमनली बुलाते हैं लेमार्किज्म, बिकॉज इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जीन बैप्टिस्टे डे लेमार्क। देन उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो हमारे सामने आती है दैट इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसे हम डार्विनिज्म भी बुलाते हैं। द रीजन इज इस थ्योरी को प्रपोज किया था चार्ल्स डार्विन ने। एंड लास्ट जो थ्योरी हमको देखने को मिलती है दैट इज द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसको प्रपोज किया था ह्यूगो डे वेरीज ने। तो दीज वर द वेरियस थ्योरीज जो कि हम एक्सप्लेन करेंगी द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन को। सो अब हम एक एक करके यहाँ पर इन थ्योरीज को स्टडी करेंगे। सबसे पहले वील बी बिगिनिंग विद द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स व्हिच इज लेमार्किज्म। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं विद द वेरी फर्स्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसे हम लेमार्किज्म बुलाते हैं और द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी बुलाते हैं। एंड दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने। सो जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर प्रेजेंट है, इन्होंने इस पर्टिकुलर थ्योरी को ही प्रपोज किया था, ठीक है। और इस थ्योरी को इन्होंने प्रपोज किया था, पब्लिश भी किया था अपनी बुक में जिसका नाम था फिलॉसफी ज़ूओलॉजिके, ठीक है। सो दिस थ्योरी वाज एक्चुअली पब्लिश्ड इन हिज ओन बुक। तो आइए देखते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लेमार्क के हिसाब से क्या वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, क्या वो पोस्टुलेट्स हैं जिसकी वजह से एवोल्यूशन अकर करता है। आइए देखते हैं। सो देयर आर 4 बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ लेमार्किज्म। लेट अस अंडरस्टैंड ईच पोस्टुलेट वन बाय वन। सबसे पहला जो पोस्टुलेट है दैट इज द इंटरनल वाइटल फोर्स का एग्जिस्टेंस होना।
मतलब देखो, अकॉर्डिंग टू लेमार्क हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ना एक इंटरनल वाइटल फोर्स प्रेजेंट होता है, एक ऐसा फोर्स जो कि नेचुरली टेंडेंसी रखता है टू गिव राइज टू एन इंक्रीज, जो कि बढ़ाने की टेंडेंसी रखता है। अब क्या बढ़ाने की? द टेंडेंसी टू इंक्रीज द साइज ऑफ आइदर एनी ऑर्गन या फिर एंटायर ऑर्गेनिज्म का ही। तो मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसा फोर्स अवेलेबल है, जैसे वाइटल फोर्स नाम दिया उन्होंने, इंटरनली प्रेजेंट है, रिमेंबर ना, इंटरनल है वो। तो एक ऐसा वाइटल फोर्स जो कि इंटरनली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है और जिसकी टेंडेंसी है टू कॉज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म। दिस वाज अ वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट अकॉर्डिंग टू लेमार्क। ठीक है, सेकेंड जो पोस्टुलेट इस थ्योरी का है दैट इज द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड द न्यू नीड्स। तो लेमार्क का मानना था कि एक नई स्पीशीज के एवोल्यूशन में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि देखो क्या होता है, एनवायरनमेंट हर ऑर्गेनिज्म को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है तो उसके हिसाब से उस एनवायरनमेंट को के चेंज को कोप अप करने के लिए ना ऑर्गेनिज्म की नई नीड्स डेवलप होती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, और उन नीड्स को डेवलप फुलफिल करने के लिए नए स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना। नए स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म की जो हैबिट्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। तो इनका मानना था कि एनवायरनमेंट से एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से नई नीड्स डेवलप होती हैं और नए स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, दैट लीड्स टू डिफरेंट चेंजेस इन दी हैबिट्स। क्लियर। थर्ड जो फीचर था या थर्ड जो आप कह सकते हो इसका पोस्टुलेट था लेमार्किज्म का, वाज द यूज एंड द डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो देखो, इनका ऐसा मानना था लेमार्क का, कोई भी ऑर्गन अगर सेवरल जनरेशन तक अच्छे से इस्तेमाल किया जाएगा तो वो हर नई जनरेशन में वेल डेवलप होता जाएगा, वाइल कोई भी ऑर्गन अगर हर जनरेशन में यूज नहीं होगा, उसका डिसयूज होने लगे, मतलब इट इज नॉट बीइंग यूज्ड एनीमोर, तो क्या होगा, वो हर जनरेशन में रिड्यूस होता जाएगा एंड वो अपनी फंक्शनैलिटी एक फर्दर जनरेशन तक आते आते लूज कर देगा। दैट मीन्स इट विल एक्ट एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो आज जो हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन है अकॉर्डिंग टू लेमार्क, वो एक टाइम में फंक्शनल थे और क्योंकि हमने उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया इसीलिए आज वो हमारी केस में नॉन फंक्शनल हो गए। हमने अपने हैंड्स एंड लेग का इस्तेमाल किया तो आज हमारे हैंड्स एंड लेग वेल डेवलप्ड हैं, दे आर इजीली फंक्शनल। बट हमने लेट्स सपोज अपने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का इस्तेमाल नहीं किया तो आज वो नॉन फंक्शनल हो गए, वेस्टिजियल हो गए। क्लियर। लास्टली जो लास्ट पोस्टुलेट है दैट इज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। सो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म की जीवन काल में अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन या जितने भी ये तीन मैंने फोर्स बताए थे ना, इन तीन फोर्स के चलते जो भी नए कैरेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ टाइम में डेवलप होते हैं उन्हें हम बुलाते हैं, पहली चीज तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। क्यों एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बुलाते हैं? बिकॉज वो लाइफ टाइम में एक्वायर हुए थे। अब एन ऑर्गेनिज्म वाज नॉट बोर्न विद इट, ओके, तो वो बचपन से नहीं थे, पैदा होते ही नहीं मिले, वो लाइफ टाइम में एक्वायर किए, इसलिए वर्ड आता है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये जो नए कैरेक्टर्स लाइफ टाइम में एक्वायर्ड होते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू दीज डिफरेंट कंडीशंस, ऐसे में ये कैरेक्टर्स एक पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में हमेशा ट्रांसफर होंगे। तो इनका यही मानना था कि ये जो नए एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और इनहेरिट की प्रोसेस में एक टाइम में हर बार इतने चेंजेस आते जाते हैं हर इनहेरिटेंस के टाइम पर कि एक टाइम ऐसा आता है दैट इतने सारे वेरिएशंस की एक्यूमुलेशन होने की वजह से टोटली नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है जो कि अपने एंसेस्टर से टोटली डिफरेंट लगता है। तो ऐसे में एक नई स्पीशीज फॉर्म हो जाती है, ओके, ड्यू टू द एक्यूमुलेटिंग वेरिएशंस। और जब एक नई स्पीशीज बनती है ना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पीसिएशन। तो अगर हम 4 पोस्टुलेट्स के बाद एक 5th पोस्टुलेट लेते ना तो इट वुड हैव बीन द स्पीसिएशन। क्लियर। तो क्या हो रहा है, देखो सारे के सारे पोस्टुलेट्स को जल्दी से यहां पर कवर करूंगा। एक इंटरनल फोर्स हमेशा हर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है जो कि हमेशा साइज बढ़ाने की टेंडेंसी रखता है। सेकंड, एनवायरनमेंट हमेशा ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगा, एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उसके हिसाब से नई नीड्स बनेंगी, नई नीड्स के हिसाब से नए स्ट्रक्चर्स बनेंगे, नए स्ट्रक्चर्स के हिसाब से नई हैबिट्स बनेंगी, राइट। थर्ड वन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे, किसी भी ऑर्गन का rather, तो क्या होगा, वो ज्यादा अच्छे से डेवलप होगा। अगर आप किसी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो अंडर डेवलप रह जाएगा या फिर वो बेसिकली वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह रह जाएगा। एंड फाइनली
लाइफ टाइम में इन फैक्टर्स के चलते आप जिन जिन नए कैरेक्टर्स को एक्वायर करते हो वो इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और फाइनली इतने ज्यादा एक्यूमुलेशन होने की वजह से, इतने नए नए वेरिएशंस ऐड अप होने की वजह से एक नई टोटली नई स्पीशीज का डेवलपमेंट होता है, जैसे हम स्पीसीएशन बुलाते हैं। तो इस तरीके से ये वेरियस पोस्टुलेट्स है जो बताते हैं कि किस तरीके से एवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस, और इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको अब कुछ एग्जाम्पल साइट करने वाला हूं। तो बच्चों, नाउ विल बी टेकिंग अप द एग्जांपल्स ऑफ लेमार्किज्म, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला जो एग्जांपल आता है लेमार्किज्म के अंदर, दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ द लॉन्ग नेक एंड फोरलिम्स इन द जिराफ्स। आज के जो मॉडर्न डे जिराफ्स हैं, आप सभी जानते हो, दे हैव द लॉन्गेस्ट नेक, लॉन्गेस्ट फोरलिम्स। क्या आपको लगता है कि ये जो मॉडर्न डे जिराफ हैं वो हमेशा से ऐसे रहे होंगे? अकॉर्डिंग टू लेमार्क ऐसा नहीं था। लेमार्क का मानना है ये जो मॉडर्न डे जिराफ्स आपको आज देखने को मिलते हैं ना, दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम सम डियर लाइक एंसेस्टर्स। मतलब ये जो मॉडर्न डे जिराफ्स हैं ये कुछ डियर जैसे एंसेस्टर्स से ही इवॉल्व हुए हैं। सो इनिशियली वो जो डियर लाइक एंसेस्टर्स जिस एरिया में पाए जाते थे ना, वहां पर काफी सारी ग्रासेस अवेलेबल थी। तो वो जो डियर लाइक एंसेस्टर्स थे, दे वर एक्चुअली ग्रेजर्स, वो घास को खाते थे। सो दे वर ग्रास ईटर्स। तो एज सच व्हाट हैपेंड वाज, ऑल ऑफ अ सडन उस एरिया का ना क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने लगा, और क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो काफी हद तक एरिड होने लगी, जिसकी वजह से जो ग्रासलैंड थे ना वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो गए। अब अगर डेजर्ट्स में कन्वर्ट हुए तो सारी ग्रास तो चली गई, अब बचे तो क्या, सिर्फ लंबे लंबे पेड़, और उन लंबे पेड़ पे लगी हुई पत्तियां ही उन डियर लाइक एंसेस्टर्स के लिए फूड अवेलेबल था, राइट। अब उन पत्तियों को तोड़ने के लिए इन डियर लाइक एंसेस्टर्स को अपनी जो गर्दन है और अपने जो फोर लिम्स हैं उनको कंटिन्यूअसली स्ट्रेच करना पड़ता था, ताकि वो उन लीव्स तक पहुंच सके और उनको खा सके। तो इन एफर्ट्स के चलते उनका क्या हुआ, देखो, उन्होंने कंटिन्यूअसली एफर्ट किया टू स्ट्रेच देयर नेक एंड देयर फोर लिम्स, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंड, उनके नेक और फोर लिम्स का साइज ग्रेजुअली इंक्रीज किया। अब ये जो इंक्रीज इन देयर नेक एंड द फोर लिम्ब साइज था वो एक्चुअली ट्रांसमिट हुआ टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो देखो यहां पर जो इंक्रीज मिला, दिस वाज द एक्वायर्ड कैरेक्टर, है ना, और ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हुआ, दैट मींस इट वाज द इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। तभी थ्योरी का नाम पड़ा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, राइट। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या था, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द नेक एंड द फोर लिम्ब, ट्रांसमिट हो गया नेक्स्ट जनरेशन में। अब नेक्स्ट जनरेशन के जो मेंबर्स आए उन्होंने भी इसी सिमिलर टाइप के एफर्ट्स शो किए, जिसकी वजह से उन्होंने भी अपनी कंटिन्यूअसली जो नेक है और जो फोर लिम्स है उनको स्ट्रेच किया, ताकि वो हायर प्लांट्स की जितनी भी ब्रांचेस हैं उन पे लगी लीव्स को तोड़ के खा सके। तो एज सच व्हाट हैपेंड, ये ग्रेजुअल एफर्ट्स के चलते जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो इंक्रीज है वो बढ़ता गया सिमिलर एफर्ट्स के चलते, एंड फाइनली ड्यू टू इन द ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन आपको लॉन्ग नेक्ड जिराफ देखने को मिले। So this led to the long neck and the long forelimbs of giraffe. तो इस तरीके से लेमार्किज्म हमें शो करता है कि कैसे some common deer-like ancestors have actually evolved into the modern day giraffes with longer necks and longer forelimbs. So this was the one example जो कि लेमार्किज्म बहुत अच्छे से समझा पाता है। आइए देखते हैं another interesting example. तो बच्चों, another example of लेमार्किज्म is the evolution of snakes. सो लेमार्क का ऐसा मानना है जो आज के आपको मॉडर्न डे स्नेक्स देखने को मिलते हैं ना, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। आज आपको जो मॉडर्न स्नेक देखने को मिलते हैं उनके पास लिम्स अवेलेबल नहीं है, बट लेमार्क का ऐसा मानना है एक्चुअली ये जो मॉडर्न डे स्नेक्स हैं दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम सम लिजर्ड लाइक क्रीचर्स। ऐसे लिजर्ड्स जिनके पास लिम्स अवेलेबल थे, उनके पास लेग्स अवेलेबल थे बच्चों, ओके। एंड ये जो लिजर्ड्स थी ये एक्चुअली थिक जंगल्स में रहा करती थी, बट जिस टाइम पर ये थ्राइव कर रही थी ना, उस टाइम मैमल्स डोमिनेट कर रहे थे वर्ल्ड को, दे वर मोर पावरफुल। सो आउट ऑफ द फियर ऑफ दोज मैमल्स ये जो लिजर्ड्स थे ये एक्चुअली जंगल फ्लोर पे क्रीप करते थे, और दे यूज्ड टू स्टार्ट लिविंग इन अ बरो। तो वो बरो में रहने लगे। अब क्रीपिंग एंड बरोइंग के लिए इनको अपनी बॉडी को कंटिन्यूअसली स्ट्रेच करना पड़ता था, जिसकी वजह से इनकी बॉडी ना इलोंगेट हो गई, तो काफी लंबी होने लगी। और साथ ही साथ जो इनके लेग्स थे ना, दे वर ऑफ नो यूज रादर, क्योंकि एक्चुअली इनको यूज तो हो नहीं रहा था क्रीपिंग के टाइम पे, तो इनके लेग्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये जो लेग्स थे वो रादर हिंड्रेंस प्रोवाइड करते थे क्रीपिंग और बरोइंग करने में, इसीलिए इन्होंने इन लिम्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो डिसयूज ऑफ दीज लेग्स की वजह से व्हाट हैपेंड, सडनली धीरे धीरे ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर था वो ट्रांसमिट होते होते जनरेशन बाय जनरेशन ये लिम्स टोटली गायब हो गए फ्रॉम दी स्नेक्स, और आज जो हमें मॉडर्न लिम्बलेस स्नेक्स देखने को मिलते हैं वो इस तरीके से डेवलप होते हुए नजर आए। सो दिस वाज अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ लेमार्किज्म। सो आई होप लेमार्क के अकॉर्डिंग कैसे यूज ऑफ ऑर्गन आपने देखा कि गर्दन को ज्यादा लंबा स्ट्रेच करने की वजह से वो ज्यादा वेल डेवलप हो गई, राइट, और
पैरों का इस्तेमाल ना करने की वजह से, डिसयूज करने की वजह से व्हाट हैपेंड, इट टोटली गॉट डिसअपियर। तो लेमार्क की ये जो थियरी है वो इस तरीके से एग्जांपल्स के थ्रू अपने आप को वेरीफाई करती है। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म, यानी कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं जहां पर लेमार्क की थियरी फेल कर जाती है। फर्स्टली वी हैव द वीजमैन्स थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। सो बच्चों एक साइंटिस्ट जिनका नाम था वीजमैन, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसके बेसिस पे उन्होंने थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म प्रपोज की थी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एक्सपेरिमेंट क्या है। व्हाट ही डिड वाज, वीजमैन ने रैट लिए और उनकी टेल को कट किया। तो व्हाट ही डिड वाज, रैट की टेल को कट करने के बाद उनको टेललेस बना दिया और दो टेललेस रैट्स को क्या किया, आपस में मेट करने दिया या ब्रीड करने दिया। उन्होंने देखा एवरी टाइम दो टेललेस रैट जो है जब मेट करते थे तो उनसे बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग थी, यानी कि जो रैट बनता था, इट वाज नेवर टेललेस। मतलब उनकी टेल स्टिल अवेलेबल थी, जो कि कट कर दी गई थी पैरेंटल जनरेशन में, बट स्टिल द टेल वाज अवेलेबल। अब ये जो टेल थी वो कंप्लीटली नॉर्मल साइज की थी, ऐसा भी नहीं था कि रिड्यूस साइज की थी। तो अगर ये लेमार्क की थ्योरी सही होती, ऐसा उन्होंने एक बार नहीं किया, ऐसा उन्होंने 22 टाइम्स 22 जनरेशन तक किया और कहीं पर भी टेललेस रैट या फिर रिड्यूस टेल साइज वाला जो रैट है वो पैदा ही नहीं हुआ। तो उनका ये मानना था कि लेमार्क की थ्योरी अगर एप्लीकेबल होती तो हम कंटिन्यूअसली हर जनरेशन में इस टेल को रिमूव कर रहे हैं, दैट मींस वी आर डिसयूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑर्गन। तो इसका मतलब एक टाइम ऐसा आना चाहिए था ना कि इस टेल का साइज या तो रिड्यूस हो जाता या फिर ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता, बट देयर वाज नो टेललेस रैट या फिर रिड्यूस साइज वाला टेल, जो टेल साइज वाला रैट था वो पैदा ही नहीं हुआ। दैट मींस लेमार्क की थ्योरी यहाँ पर फेल कर जाती है एंड इस बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म प्रपोज की, जिसके अकॉर्डिंग हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास दो टाइप के प्रोटोप्लाज्म मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दो टाइप के प्रोटोप्लाज्म्स। कौन कौन से हैं वो दो प्रोटोप्लाज्म? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला जो प्रोटोप्लाज्म मिलता है दैट इज कॉल्ड सोमैटोप्लाज्म, और दूसरा जो मिलता है दैट इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म। सो ये जो सोमैटोप्लाज्म है ये आपको हमेशा सिर्फ सोमैटिक सेल्स में मिलेगा। सोमैटिक सेल्स बोले तो द बॉडी सेल्स, और जर्म प्लाज्म आपको हमेशा सिर्फ जर्म सेल्स में मिलता है, विच आर नथिंग बट दी रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो इनका ऐसा मानना था कोई भी वेरिएशन अगर इस जर्म सेल के जर्म प्लाज्म में आकर करता है, केवल वही पास ऑन होता है टू द नेक्स्ट जनरेशन। दैट मींस अगर कोई वेरिएशन जर्म सेल्स के जर्म प्लाज्म में आकर करेगा तभी वो इनहेरिट होके नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा। ठीक है, तो ये थ्योरी टोटली डिसअप्रूव कर देती है द थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म। अनदर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं दैट वी कैन सी ओवर हियर ऑन द स्क्रीन इज बोरिंग ऑफ ईयर पिन्ना एंड नोज रिमेन्स अनइनहेरिटेड। अब आप सभी पता है इंडियन ट्रेडिशन में विमेन की जो ईयर पिन्ना है उनको उनको बोर करवाया जाता है, उसमें पेनिट्रेशन करवाया जाता है ना, छेद करवाया जाता है। सिमिलरली जो उनकी जो नोज होती है उनमें भी ऐसे छेद करवाया जाता है टू वेयर डिफरेंट ऑर्नामेंट्स, राइट। अब अगर ऐसा फिनोमिना है जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन से चला आ रहा है, तो इसके हिसाब से अगर लेमार्क की थ्योरी सही होती तो डेफिनेटली जो बच्चे पैदा होने चाहिए थे वो ऑलरेडी छेदी हुई कान के साथ या फिर आपकी नाक के साथ पैदा होने चाहिए थे, बट ऐसा कभी नहीं हुआ है, राइट। एंड अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल कुड बी अ रेसलर इज अनेबल टू ट्रांसफर हिज मसल पावर टू द ऑफस्प्रिंग। अगर लेमार्क की थ्योरी सही होती तो भाई एक पहलवान का बच्चा भी पहलवान ही पैदा होना चाहिए था, क्योंकि एक पहलवान जीवन भर लाइफ लॉन्ग अपनी मसल पावर्स को बिल्डअप करता है बाय एक्सरसाइजिंग एंड डूइंग लॉट ऑफ स्टफ्स, बट तब भी उसका बच्चा जो है वो नॉर्मल पैदा होता है, वो किसी मसल पावर के साथ पैदा तो होता नहीं है। तो अगेन ये लेमार्क की थ्योरी यहाँ पर प्रैक्टिकली फेल कर जाती है। ऐसे ही अगर आप सोचो ना कि कितने सारे और भी ऐसे फिनोमेना है, जैसे चाइनीज जो विमेन होती हैं दे यूज्ड टू वेयर आयरन शूज, ओके, ताकि उनका फीट जो साइज होता है ना वो स्मॉल रहे, फुट साइज, बट ऐसा कभी नहीं हुआ है। इतनी जनरेशन से वहां पर आपको आयरन शूज में विमेन देखने को मिलेंगी, बट स्टिल नॉर्मल साइज की फीट के साथ ही बच्चे पैदा होते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि छोटे साइज के पैर वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। इवन देयर आर मेनी अदर फिनोमेना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लाइफ लॉन्ग में रीडिंग एंड राइटिंग की हैबिट सीखते हैं, ये हमने एक एक्वायर्ड कैरेक्टर सीखा है लाइफ लॉन्ग में, बट ऐसा नहीं है कि ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है हमारे चिल्ड्रन में जाएगा कि बच्चा पैदा होते ही जो है पढ़ना और लिखना जानता होगा, ऐसा तो भी नहीं होता है। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है ना, ये भले ही हमने लाइफ लॉन्ग में एक्वायर्ड किए हैं, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड और इनहेरिटेड।
क्लियर है इतनी बात? ऐसे ही कुछ और भी फिनोमेना है। फॉर एग्जाम्पल जूइश कल्चर में सर्कमसिजन ऑफ द पीनिस का कल्चर होता है। सो द फोर्थ स्किन अराउंड द पीनिस इज रिमूव्ड, बट स्टिल सर्कमसाइज्ड बेबी कभी भी पैदा नहीं होते हैं। तो ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल्स है ना, ये हमें बताते हैं कि लेमार्क की थ्योरी जो है वो पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। सो दीज वर ऑल द क्रिटिसिज्म व्हिच वर फेस्ड बाय लेमार्किज्म एंड दिस थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड। ओके, तो बच्चों विद दिस वी रैप अप अवर टुडेज सेशन ऑन द चैप्टर एवोल्यूशन। आई होप आज के सेशन में जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको समझाए वो आपको क्लियरली समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।